ओके, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। तो असाइनमेंट ओपन कर लेता हूँ मैं। चलो बताओ, तो ये ट्राई करके आए होगे आप लोग आज? हाँ सर, करा दो। बताइए 1 बाय 1 बताओ। 1 to 10 में कोई क्वेश्चन डाउट है? 1 to 10, 1 से 10 तक जो ट्राई करके आओ वही डाउट पूछना, क्योंकि फालतू में डाउट पूछोगे उससे कुछ फायदा होगा नहीं है। फायदा उन लोगों को जो ट्राई करके आओ। जैसे मान लो है ये कौन बोल रहा था कि सर कुछ ही क्वेश्चन हो रहे हैं। हाँ सर, वर्णमाला बता दीजिए। हाँ देखो, एक चीज याद रखो, जैसे कोई पहला क्वेश्चन तो तुमसे नहीं बोला, जरूर डाउट पूछो। अब ये मत बोलो सर 100 क्वेश्चन ट्राई किए एक ही हुए, तो ये प्रॉब्लम है। जैसे पहला वो क्वेश्चन जो तुमसे नहीं, पहले वो डाउट पूछो, उसको देखो क्या कॉन्सेप्ट है, फिर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो उसके बेस पे सारे क्वेश्चन आज हो जाएंगे, अगर तुम्हें समझ आया तब। तो मैंने तुम्हें समझना है कॉन्सेप्ट को। मैंने अभी तक क्या किया, मेनली कॉन्सेप्ट बताया, कुछ क्वेश्चंस कराए। अब तुम्हें स्पेशली समझ आया उसको यूज कैसे करना, थ्योरीज को देखो कैसे मैं कर रहा हूँ। तो मेनली एग्जाम में भी आपको एंट्रेंस में क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, चाहे जैम या गेट हो। तो वही सीखना है कि हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व। जैसे पहला क्वेश्चन ही है। हाँ अब देखो पहला क्वेश्चन जैसे, अब तुम ये सीखो, मान लो तुमसे नहीं हुआ सपोज, तो आपको अब ये सीखना है कि यहाँ ऐसी क्या चीज क्वेश्चन में जो आपको नहीं आती है, ये तो सीखने की जरूरत है ना। जैसे ऐसा मतलब मैं अगर सॉल्व कर पा रहा हूँ, मतलब कुछ ना कुछ है कि मतलब मुझे सब क्लियर है। आपको कहीं अगर अटक रहे हो किसी क्वेश्चन में, उसका तो कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन में है जो आपको नहीं पता है। तो वही देखना है कि क्या ऐसा है। इसमें क्या पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो अगर पहला क्वेश्चन ही नहीं होता, शर्माना बिल्कुल नहीं है, सीखना है ना। सीखोगे एग्जाम में अच्छा कर जाओगे, शर्माते रह जाओगे एग्जाम में कुछ नहीं होगा। तो सीखो ये चीज है। तो एक पहला क्वेश्चन क्या है कि लेट x बी अ सिंगल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द पीडीएफ दिस पैरामीटर स्पेस में जस्ट 1 2 है। फाइंड द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ लेवल 13/49 फॉर टेस्टिंग h0 जो कि θ1 कह रहा है, h1 θ2 है। फिर अगला पूछ रहा है कि व्हाट इज द पावर ऑफ टेस्ट। यहाँ दो चीज पूछा है। एक तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल टेस्ट, तो मतलब मोस्ट पावरफुल टेस्ट का मतलब मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। अब ये क्रिटिकल रीजन कहां से आता है? लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से। और नीमन पियर्सन लेमा कहता है कि जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से आपको क्रिटिकल रीजन मिल रहा है ना, वो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है। तो आपको उस पर दिमाग लगाना ही नहीं है, जो भी क्रिटिकल रीजन निकल के आएगा मोस्ट पावरफुल ही होगा, तो टेंशन लेना नहीं है मुझे। तो बस मुझे लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, अब आपको ये जानने की जरूरत है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्या होता है। तो इसे जब मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ तो हर वर्ड पहले क्लियर हो तुम्हें, कि एक एक वर्ड का डेफिनेशन क्लियर हो, मीनिंग क्लियर हो कि क्या मीनिंग है। अब उसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन तभी कराए होंगे, अब पीवाईक्यू पे अप्लाई करते हैं उसी कॉन्सेप्ट को, कुछ नया थोड़ी यूज करूंगा मैं। हाँ एक दो चीजें हो सकती है ऐसी जो क्लास में डिस्कस ना किया, वो क्वेश्चन के थ्रू ही याद आता है या क्वेश्चन में ही पर्टिकुलर यूज होता है, वो है। लेकिन ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। देखो, तो जो भी डाउट है एकदम बेशरम होकर पूछो, नहीं पूछोगे तुम्हारा नुकसान है। मान लो पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन पूछो तुम, 0 से स्टार्ट करो, क्या दिक्कत है। ये इंपॉर्टेंट थोड़ी है तुम अभी किस लेवल पे हो, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम तक किस लेवल पर रहते हो। ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या है, ये डिसाइड करेगा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। अभी क्या है फर्क थोड़ी पड़ेगा। देखो, तो इसने कहा है कि ये तुम्हारे पास पीडीएफ है, सैंपल क्या है, सिंगल ऑब्जर्वेशन है, तो सैंपल साइज 1 है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो पीडीएफ है वही लाइक्लीहुड फंक्शन है।
अब सीखो कि कहाँ कहाँ तुम गलती कर रहे थे। अच्छा बताओ, तुमने ट्राई किया, तुम्हें क्या समझ नहीं आया? बताओ भाई ध्रुवांकर, इसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें नहीं आया? मतलब कहाँ फंस रहे हो? मोस्ट पावरफुल टेस्ट नहीं समझ आ रहा था, मतलब मोस्ट पावरफुल टेस्ट तो क्रिटिकल रीजन में सर एक बार अगर ऊपर वाला लिखेंगे तो उसमें थीटा रखेंगे ना, थीटा मतलब ये नल हाइपोथेसिस का वहां पर और फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नीचे वाले में रखेंगे। बट सर लाइक्लीहुड में नहीं समझ आ रहा था कि लाइक्लीहुड में कैसे, मतलब एक बार x आ रहा था ना उसमें, मतलब थीटा प्लस 1 और मल्टीप्लाई में पूरा करेंगे ना, मल्टीप्लाई वाला सिंबल शुरू में लगाते हैं। देखो थीटा प्लस 1 ये लाइक्लीहुड फंक्शन है, तो लाइक्लीहुड फंक्शन यहाँ यही fx, ये गिवन थीटा नहीं है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो थीटा के टर्म्स में है, इसीलिए तो तुम f थीटा x में लिख सकता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थीटा प्लस 1 x की पावर थीटा, ये तुम्हारा लाइक्लीहुड फंक्शन, सिंगल ऑब्जर्वेशन है। तो ये 2 होता तो उन दोनों का ज्वाइंट पीडीएफ, 3 होता उस तीनों का ज्वाइंट पीडीएफ। तो n है उन n, हाँ मल्टीप्लाई नहीं करना किससे? सर, मतलब वो होता है ना मल्टीप्लाई वाला सिंबल लगाते शुरू में, जो पाई वाला सिंबल होता है। हाँ वही तो है ना, तुम्हारा कॉन्सेप्ट वीक है। वो मल्टीप्लाई कब करते हैं हम? जब सैंपल वैल्यूज होती है यहाँ क्या पहले लाइन पढ़ो ढंग से, क्या लिखा है? यस सर, सिंगल ऑब्जर्वेशन। हाँ जब n ये मल्टीप्लाई, वही तो कह रहा हूँ कि 2 होगा तो 2 को मल्टीप्लाई करते, 3 होता तो 3 का पीडीएफ मल्टीप्लाई करते, n होता तो इसका मतलब है कि fx1 fx2 fxn, ऐसा है, यही है ना? तो ये हम तब करेंगे जब मेरे पास n रैंडम वेरिएबल्स हैं, सैंपल साइज n का है या सैंपल साइज 1 का है, तो वो एक ही पीडीएफ यूज हो जाएगा। तो यही सब सीखो कि अब वही सीखने की जरूरत है कि मल्टीप्लाई कब करना है कब नहीं करना है। तो ये सिंगल ऑब्जर्वेशन है तो एक ही पीडीएफ लिखेंगे, 2 होता तो x1 का पीडीएफ इंटू x2 का पीडीएफ, 3 होता तो x1 पीडीएफ x2 पीडीएफ x3 पीडीएफ, तीनों मल्टीप्लाई करते। तो ये लाइक्लीहुड फंक्शन है, सिंगल पीडीएफ जो है। तो मेरे पास लाइक्लीहुड फंक्शन है अभी यही वाला, यही लाइक्लीहुड फंक्शन है, थीटा प्लस 1 x की पावर थीटा, है ना? अब देखो, अब तुम्हें क्या करना है? फाइंड द मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल टेस्ट। तो किसी भी टेस्ट को लिखते हैं क्रिटिकल रीजन की हेल्प से। ये टेस्ट का मतलब ये कहना चाह रहा है, इसका मतलब होता है कि रिजेक्ट h0 इफ एंड ओनली इफ व्हाट। तो ये जो व्हाट है ये क्रिटिकल रीजन है, और ये पूरा जो एक साथ इसको टेस्ट बोलते हैं। कि कोई अगर टेस्ट है, इसका मतलब ऐसे बोलो ना कि मोस्ट पावरफुल टेस्ट, टेस्ट क्या है? टेस्ट का मतलब क्या क्राइटेरिया है h0 को रिजेक्ट करने का, ये मतलब टेस्ट का है। कि कोई टेस्ट अगर दे रहा है, तो टेस्ट है, इसका मतलब है कि h0 h1 दिया है, तो व्हाट इज द क्राइटेरिया टू रिजेक्ट h0, दैट इज द टेस्ट। तो हर टेस्ट क्रिटिकल रीजन के हेल्प से ही डिफाइन होगा। तो मैं यही कल बोला था कि मोस्ट पावरफुल टेस्ट के पास मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन होगा, या मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन मोस्ट पावरफुल टेस्ट देगा, वो सेम ही चीज है, मतलब एक दूसरे के हेल्प से डिफाइन होता है। तो मुझे चाहिए रिजेक्टिंग h0 इफ एंड ओनली इफ। अब ये कहां से आएगा क्रिटिकल रीजन? कहां से आएगा कोई बताओ? सर प्रोबेबिलिटी से आएगा। प्रोबेबिलिटी से ही आएगा। क्रिटिकल रीजन निकालने का क्या मेथड है? क्रिटिकल रीजन निकालने का क्या तरीका है? नहीं सर, डेविड वाला वो लगा लेंगे ना, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। हाँ हाँ देखो ध्यान से देखो, हाँ तुम्हें मैं ये समझा रहा था। तुम देखो अखिलेश, तुम जब ये लिखते हो, तुमने क्या लिखा हुआ वहां पे? मोर देन के, ये लिखा ना? सर नहीं सर, मैंने सर उसका सर जो एच होता है उसको सर मैंने पापा को बोल दिया था और एच नॉट को नीचे ले लिया था, और सर लेफ्ट से मैंने के किया था, और सर ऐसा मैंने सर बुक में एक में देखा हुआ है, तो इसलिए मैंने किया था। तुम देख के बताओ जरा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि तुमने जो ग्रुप में भेजा वो देखो ध्यान से। जब ऊपर h0 है, नीचे h1 है, तो यहाँ लेस, तो यहाँ मोर देन नहीं आ सकता है। तुम वो बुक में देखो जहाँ तुम देख रहे हो, चेक करो जरा। नहीं सर, बुक में भी जो आपने लिखा है ना, बुक में भी वैसा ही। अरे बुक में क्या होगा? ये लिखा होगा L थीटा 1 अपॉन L थीटा नॉट, ये मोर देन के होगा। मैं यही कह रहा हूँ, या तो ये लिखो या ये लिखो। तुम क्या, हाँ तुम उल्टा कर रहे हो। तुम यहाँ क्या करो, यहाँ मोर देन करो, यहाँ लेस देन कर रहे हो। किसमें? ये या ये? रेशियो चेक करो। हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ, लेस देन होगा। तो तुमने जो सॉल्यूशन भेजे हैं वो लेस देन के किया है। अब बाद में जब इंटीग्रेशन कर रहे हो, तुम चेक करो वहां जाके, तुम्हारा x लेस देन c है और तुम c से 1 में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो 2 बार गलती किया तो आंसर करेक्ट आ गया। तो या तो ये लिखो या ये लिखो, दोनों ओके है। रेसिप्रोकल जो ले रहे हैं तो k को 1/k कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लिखो या ये लिखो, कोई एक लिखो।
तो कोई नहीं, वो कोई बात नहीं, सीखने की जरूरत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो आपको सीखना है कि ये गलती एग्जाम में ना करो, वो तो सीखना है ना आपको। तो यहाँ से क्या है कि एल थीटा नॉट अपॉन एल थीटा वन, थीटा नॉट मतलब ये वाला थीटा नॉट जो थीटा की वैल्यू नल हाइपोथेसिस में है, थीटा वन का मतलब जो थीटा की वैल्यू अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में है। तो मतलब मैं क्या करूंगा, ये मेरा लाइक्लीहुड फंक्शन है इसमें, तो ये मेरा एल थीटा नॉट की वैल्यू है 1, थीटा वन की वैल्यू है 2, दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू के। अब इसमें थीटा की जगह तुम रख दो 1, तो हो जाएगा 2x की पावर 1, L2 है ना, तो इसमें थीटा की जगह रख दो 2, तो ये हो जाएगा 3x की पावर 2। ओके, अब सीखो कैसे यूज करना है। तो जो ये लगा रहा हूं ये है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट LRT। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू के, सिंप्लीफाई कर लो इसको जरा, तो कैंसिल होके बन जाएगा तुम्हारा 2/3x लेस देन इक्वल टू के, तो यहां से 3x/2 मोर देन इक्वल टू के, ये कर सकते हो। तो देखो मैं आप काम करता हूँ, एक k1 k2 कर देता हूँ, तो k है ना, ताकि तुम्हें लगे कि ये चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ से अभी k1 है, तो मतलब इसको मैं अगर कर दूं यहाँ पे, कैसे भी सिंप्लीफाई कर लो तुम, ठीक है ना। देखो तो यहाँ से क्या हो गया तुम्हारे पास कि 3x/2 मोर देन इक्वल टू 1/k1, तो मैं 1/k1 ना लिख के इसको रीनेम मैं कर दूंगा k2, नया कांस्टेंट, क्या दिक्कत है। फिर x उधर भेज दो, मोर ये उधर चला जाएगा, तो इसको मैं k3 बोल देता हूँ। तो मेरा क्रिटिकल रीजन ये आ गया, तो मेरा क्रिटिकल रीजन आया अभी लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से। ध्यान दो, जहां डाउट हो पूछो। तो मेरे पास क्या है कि रिजेक्ट h0 इफ या इफ एंड ओनली इफ x इज मोर देन इक्वल टू, मैं k लिख देता हूं ना, k3 लिखने के बजाय। ये आर्बिट्री कांस्टेंट, आपको याद होगा इंटीग्रेशन जब आप करते थे, तो c आ रहा है c2 कर दो, c1 कर दो, 2c है c1 कर दो, इस तरह का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो होते थे। तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, क्या ही प्रॉब्लम है, नया नया नाम लेते रहो। तो ये हो गया, ये हमारा है क्रिटिकल रीजन। और अब साइज अल्फा, साइज की बात करो ना यहाँ पे, तो साइज अल्फा के लिए कोई पर्टिकुलर यूनिक के आएगी, वो ढूंढना है मुझे, वो के क्या है। तो मुझे के ढूंढना है, इसीलिए ये साइज दे रखा होता है, लेवल दे रखा होता है। तो टेस्ट ऑफ लेवल दिस, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, साइज ऑफ द टेस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, अभी आप जान लेवल में सेम ही मान के चलो, जनरली सिंपल वर्सेस सिंपल में सेम ही है, माने क्या चलो ना, सेम ही है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास कि जो अल्फा है कितना है 13/49, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू। ये टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी है, जो साइज ऑफ द टेस्ट है या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। सो 13/49 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0। अब रिजेक्टिंग ये टेस्ट है, यही हमारा टेस्ट आया। अभी के फाइंड करूंगा, तो जो के आएगी उस पर्टिकुलर के लिए मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है इस साइज का या इस लेवल का, तो इस लेवल का ये मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन होगा। तो मुझे मोस्ट पावरफुल करने के लिए अपने तरफ से कोई एफर्ट नहीं करना है, ठीक है ना, मैं अलग से कोई एफर्ट नहीं करना, जो क्रिटिकल रीजन है वही मोस्ट पावरफुल है। तो 13/49 यहाँ से प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग H0 x मोर देन इक्वल टू के, गिवन H0 इज ट्रू, थीटा को 1 रखना है मुझे उस पीडीएफ में, तो x मोर देन इक्वल टू के। अब k x की वैल्यू 1 तक जा सकती है, तो इंटीग्रेशन कहां से कहां करोगे, k से 1 तक, और पीडीएफ ऑफ x उसमें थीटा को 1 रख दो, तो थीटा को 1 रख दो, x का पीडीएफ यूज करो और थीटा को 1 रख दो। सो 13/49 कितना आएगा पीडीएफ, थीटा को 1 रखने पे 2x dx। ये 2x कैसे बना, इसमें थीटा को मैंने 1 रख दिया, क्यों, क्योंकि इसने किया ना कि थीटा इज 1, तुम्हें समझ आ रहा है डायरेक्टली। अब इसको सिंप्लीफाई करो भाई, यहां से k निकल जाएगा, 13/49 2x का x स्क्वायर, तो 1 - k², k कितना आया बताओ, 6/7 हाँ 6/7 तो ये आ गया। तो यहां से मेरा अब आ गया मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन या मोस्ट पावरफुल टेस्ट लिख देता हूं, टेस्ट ऑफ साइज अल्फा विच इज 13/49 इज
reject H naught if and only if x is more than equal to 6/7. So ये जो मेरा रीजन आया ना, ये मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है. मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेमन पियर्सन लेमा के हेल्प से. वो इसकी गारंटी देता है कि जो क्रिटिकल रीजन निकल के आया वही तुम्हारा मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है. तो हो गया. अब क्या चाहिए? तो पहला क्वेश्चन यही था कि फाइंड द मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन. तो ये हमारा आंसर आ गया, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन. यहाँ तक ठीक है भाई? शुभांकर जिनको डाउट्स है स्पेशली, हाँ सर. यस अब हर क्वेश्चन में ऐसे कर दोगे जब ये मोस्ट पावरफुल पूछेगा तो यस सर. करना यही है. लाइक्लीहुड रेशियो लेना है, लेस देन एच नॉट ऊपर लिया है तो लेस देन इक्वल टू के करो. यहाँ से आया के निकालने के लिए अल्फा दे रखा होगा, अल्फा के हेल्प से के आ गया, के रख दो. तो जो भी क्रिटिकल रीजन है वही मोस्ट पावरफुल है. इनफैक्ट यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल है, कोई दिक्कत नहीं है. आगे पावर चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पावर ऑफ द टेस्ट. तो पावर का फॉर्मूला याद करो. अब 1 माइनस टाइप 2 है. हाँ 1 माइनस टाइप 2 डायरेक्टली अगर याद है डायरेक्टली लिख लोगे. तो रिजेक्ट H नॉट व्हेन H1 इज ट्रू. तो ये फॉर्मूला है कि रिजेक्ट H नॉट व्हेन H1 इज ट्रू. तो प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट H नॉट मतलब x मोर देन इक्वल टू 6/7 गिवन H नॉट इज सॉरी H1 इज ट्रू ना, नॉट H नॉट है ना. H नॉट ट्रू लेंगे तो वो टाइप 1 एरर ही आ जाएगी. तो मुझे H1 इज ट्रू लेना है. H1 में क्या है? थीटा को 2 रखना है. तो अब तुम्हें इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है पीडीएफ को थीटा को 2 रख के. थीटा जब 2 रखूंगा तो क्या होगा? 3 प्लस मतलब सॉरी 3x की पावर 2 और इसको इंटीग्रेट कर लो. कहाँ? 6/7 से स्टार्ट करोगे और सपोर्ट इसका 1 तक ही जा रहा है ना. तो सपोर्ट तो मैक्सिमम 1 तक ही जा रहा है. तो इसको इंटीग्रेट कर लो. कितना आ जाएगा? तो यहां से बताओ x क्यूब. सो 1 माइनस 6/7 का क्यूब. देख लो बताओ. कैलकुलेटर यूज करो. सर वापस से आ जाएगा 13/49. वापस कैसे आ जाएगा? तुम दिमाग लगा नहीं रहे हो. अरे हाँ सर समझ गए. क्यूब है यहाँ. केयरफुल रहो, केयरफुल. वापस तब आता है जब थीटा को मैं 2 1 रखता है. यहाँ थीटा 2 रखा हुआ है, ध्यान दो. यहाँ H1 इज ट्रू है, ध्यान दो एक एक चीज पे. यहाँ था रिजेक्टिंग H नॉट व्हेन H नॉट इज ट्रू. तो यहाँ थीटा 1 था, यहाँ थीटा 2 है. तो ये क्या है? डेफिनेशन है. अब तुम्हें डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा. एटलीस्ट फॉर्मूला पावर का. पावर का फॉर्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर. टाइप 2 एरर क्या था? रिजेक्टिंग H नॉट व्हेन H1 इज ट्रू. रिजेक्टिंग H1 व्हेन H1 इज ट्रू, टाइप 2 एरर. तो 1 माइनस कर रहे हैं तो ये एटलीस्ट फॉर्मूला बन जाएगा. हाँ क्या आंसर आया? 0.37 अप्रॉक्स. तो ये आ गया पावर. ऑब्जेक्ट को इसमें क्या नया है जो तुम्हें नहीं समझ आ रहा? अब देख लो, पूछो क्वेश्चन. तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है या कॉन्सेप्ट है या डेफिनेशन है, ये चीज है. सर इसका आंसर सर अगर हमको सर फ्रैक्शनल फॉर्म में तो प्रॉब्लम है क्या सर? किसमें डाल दो? फ्रैक्शनल फॉर्म में सर. फ्रैक्शन में? ये फ्रैक्शन में यस सर. अरे तो तुम्हारे अभी तो सब्जेक्टिव है. चलो तुम्हारा जो ये तो पहले के क्वेश्चन है ना, ओल्ड पेपर के हैं, 14 से पहले के है. आपके एग्जाम में या तो आंसर न्यूमेरिकल आंसर टाइप होगा या एमसीक्यू होगा. तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन टिक करो. नहीं तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप. तो फ्रैक्शन कैसे लिखोगे न्यूमेरिकल आंसर टाइप में? अच्छा वहां तो डेसिमल में ही लिखना पड़ेगा तुम्हें. तो डेसिमल में ही लिखना पड़ता है. फुल एंड टेस्ट पोर्टल पे टेस्ट होता है ना. टेस्ट में कैसे आ रहा है? वही सेम पैटर्न जैम का है, सेम करना है. तो वहाँ फ्रैक्शन आंसर ही लिख सकते हो. जो पोर्टल वाले टेस्ट हो रहे हैं, जहाँ पे सॉफ्टवेयर पे टेस्ट हो रहा है, उसमें तुम फ्रैक्शन आंसर लिख सकते हो न्यूमेरिकल आंसर टाइप में. डेसिमल लिखना पड़ेगा ना. देखो तो चलो भाई पहला हो गया. बताओ नेक्स्ट जो क्वेश्चन डाउट है इसका बताओ. 1 to 10 में और कोई क्वेश्चन है? सर जो फिफ्थ है ना, वो फिफ्थ बेसिकली हाइपर ज्योमेट्रिक पे. तो फिफ्थ तो बन गया था. सेम नाइन्थ भी हाइपर ज्योमेट्रिक पे. तो अब नाइन्थ देख लो. सर सेकंड क्वेश्चन में इक्वेशन तो आगे सर n की वैल्यू नहीं आ रही. सेकंड क्वेश्चन में उसे बताओ. ओके देखो 9th वाला तो बाइनोमियल है ना. चेक करता हूँ. तो ये जो अच्छा ये सेकेंड कह रहा है कि x1 x2 xn be a random sample from normal mu sigma square 1 है. फॉर टेस्टिंग h0 mu 10 है, h1 mu 11 है. मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन दे रखा है तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है. अब बता रखा है तुम्हें.
कि x बार मोर देन इक्वल टू k आएगा. फाइंड k इन टर्म्स ऑफ n सच दैट द साइज ऑफ द टेस्ट इज 0.05. तो चलो साइज यूज करें, k आ जाएगा. फिर फर्दर डिटरमिन द मिनिमम सैंपल साइज n सो दैट पावर ऑफ टेस्ट इज एटलीस्ट 0.95. तो भी आ जाएगा. देखो ओके तो चेक करो, यहाँ पे तुम्हारे पास दे रखा है कि रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स बार मोर देन इक्वल टू के. अब अल्फा तुम्हें दे रखा है 0.05. ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट. मैं लिख दिया उसकी जगह पे रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू. तो एच नॉट इज ट्रू मतलब म्यू को 10 यूज करना है. तो ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, जो डेफिनेशन है अल्फा का, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू. अब आओ इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करो. तो एक्स बार माइनस एक्स बार का मीन कितना होगा, यही 10 ही रहेगा, म्यू मीन है. सो 10 अपॉन एक्स बार का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई एन का है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन लिखेंगे. तो सिग्मा स्क्वायर तो 1 है यहाँ पे, तो 1 बाई रूट 10 मोर देन इक्वल टू k माइनस 10 अपॉन 1 बाई रूट 10. यहाँ तक हो गया है. देखो कोई डाउट किसी को बताओ, ठीक है ना, जहां भी डाउट हो क्वेश्चन पूछो. तो ये हो गया अल्फा प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z मोर देन इक्वल टू k माइनस 10. सो रूट n टाइम k माइनस 10. ये हो गया 1 माइनस 5 राइट. तो 1 माइनस 5 मोर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल देंगे. सो रूट n टाइम k माइनस 10. अब ध्यान से देखो, तुम्हें k निकालना है अभी. तो ये अल्फा 0.05 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 k माइनस 10 टाइम रूट n. तो यहां से 5 ऑफ k माइनस 10 इंटू रूट n इज इक्वल टू 0.95. ठीक है, ये आ जाएगा. सर वो इसको आगे के फॉर्म में नहीं किया सर, वो z ग्रेटर देन फॉर्म में किया है. हाँ इस अब ये 2006 का क्वेश्चन है, 2006 का क्वेश्चन है, देख लो वहां पे क्या है. अच्छा इसी फॉर्म में दे रखा है क्या यहाँ पे? यस सर. ओके तो क्या दे रखा है वैल्यू? ग्रेटर देन 1.65 पे 0.05 है. एक मिनट, क्या लिख रखा है? z ग्रेटर देन 1.65 इज इक्वल टू 0.05. ओके. तो मतलब यहीं पे तुम्हारा आंसर मिल जाएगा फिर, क्योंकि ये अल्फा जो है ना 0.05 है, तो इतना करने की जरूरत नहीं थी. तो यहीं से आंसर आ जाएगा आपका. जैसे अब देखा पेपर में इंफॉर्मेशन क्या दिया है, ये पेपर में दे रखा होगा फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन. यहाँ से आ गया कि इसका मतलब है कि रूट n टाइम k माइनस 10 जो है वो 1.65 के इक्वल. ये जो 1.65 है वो ये नंबर है. कंपेयर करो, कंपेयर. तो 1.65 इज दिस वन. तो यहां से आ जाएगा हमारे पास, सिंप्लीफाई कर लो इसको. तो क्या चाहिए था ना, k इन टर्म्स ऑफ n, तो हो तो गया. तो k इन टर्म्स ऑफ n 1.65 अपॉन रूट n प्लस 10, यही हो गया. सो दिस इज द आंसर. तो अभी एक पार्ट हुआ है, क्या पूछ रहा था ये? तो अभी उसने बोला था फाइंड द k इन टर्म्स ऑफ n, फाइंड k इन टर्म्स ऑफ n, ताकि साइज ऑफ टेस्ट 0.05 हो. तो मैंने क्रिटिकल साइज यूज किया, तो ये आ गया. अगला पार्ट, डिटरमिन द मिनिमम वैल्यू ऑफ n such that power of test is at least 0.95. so power is more than equal to 0.95. पावर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ, फॉर्मूला याद रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h1 इज ट्रू. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h1 इज ट्रू. h1 क्या है? म्यू बराबर 11. दिस प्रोबेबिलिटी इज 0.95. अब सिंप्लीफाई करते जाओ इसको. सो प्रोबेबिलिटी x बार माइनस, अब यहाँ म्यू 11 है, मतलब पॉपुलेशन का मीन h1 के अंडर 11 मीन है, लेना है मुझे. तो
इसमें से 11 घटाओ 1/√10 k माइनस 11 1/√10। अब इसका काम हो गया था, हटा सकते हो इसका। तो दिस इज मोर देन इक्वल टू 0.95। सो प्रोबेबिलिटी z मोर देन इक्वल टू √n k माइनस 11, दिस इज मोर देन इक्वल टू 0.95। अब चेक करो 0.95 किस पॉइंट पे आएगा, दे रखा है कि नहीं? लैब का भी दे रखा देखो यहाँ से नहीं, यहाँ यहीं से आ जाएगा। देखो तो खुद दिमाग लगाओ। माइनस कर दे तो 0.05 हो जाएगा। हाँ देखो ये 1.65 है, यहाँ माइनस 1.65 होगा, बीच में 0 है, ठीक है ना? तो ध्यान दो 1.65 से आगे की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.05। यस सर। इधर की प्रोबेबिलिटी 0.05। अच्छा छोड़ो, पूरे पीछे वाली माइनस 1.65 के पीछे की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सर सेम ही होगी। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ ध्यान दो। प्रोबेबिलिटी z मोर देन इक्वल टू माइनस 1.65 इज इक्वल टू, देख के बताओ। फिर 0.95 हाँ ऑब्वियस है ना, देखो यहाँ से जैसे इसके आगे की प्रोबेबिलिटी 0.05 है तो इसके पीछे भी 0.05 है, सिमेट्रिक होता है ना? यस सर। तो बीच में क्या है? तो जो बीच में एक्चुअली 0.9 कितना घटा है? 90। 90। अब मैं इससे आगे की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ तुमसे, तो इसी डेटा से आ जाएगा, ये जो डेटा रहेगा इसी से आ जाएगा। कितना होगा ये? यूज करो इसको वहां पे। तो यहाँ कहने का मतलब ये हो गया अब √n k माइनस 11, ठीक है ना? सो दिस हैज टू बी व्हाट? नहीं तो देखो दूसरा ऑप्शन भी था मेरे पास, ये अगर यूज नहीं करना जो मैं अभी किया वो यूज नहीं करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि वापस मैं आ जाऊं उसी में, सिंप्लीफाई करूं इसको। तो सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होगा? इसके टर्म में ही आ जाएगा, कहने का मतलब इसके टर्म में ही आ जाएगा वो। कैसे देख लो। सो प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू √n k माइनस 11, दिस इज मोर देन इक्वल टू 0.95। एक अप्रोच ये था जो बता रहा था, दूसरा तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू √n k माइनस 11 क्या आएगा यहाँ पे? बताओ आगे क्या लिखूं मैं? लेस देन इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0.05। अब तुम ये देखो ये 0.05 कब थी? 0.05 कब होगी? क्वेश्चन ये है, लेफ्ट साइड वाली 0.05 कब होगी? तो अगर मैं तुमसे पूछ लूं प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू माइनस 1.65 कितना है? सर ये 0.05 होगा। यहाँ ग्राफ बना है, ग्राफ से देखो। जिनको समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन पूछो, क्योंकि अभी तुम वही बोला, अभी नहीं सीखोगे बाद में पछताओगे कि ये है। क्योंकि PYQs वाले सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए, दुनिया कोई भी क्वेश्चन तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आएगा, चाहे किसी भी कोचिंग का मॉक टेस्ट हो, किसी भी बुक का मॉक टेस्ट हो, सब समझ आएगा। ये है सो हमारा, ठीक है ना? तो यहाँ से क्या होगा? ये 0.05 है, क्योंकि इसके आगे की प्रोबेबिलिटी जो है वही इसके पीछे की सिमेट्रिक है 0 के अबाउट, इसीलिए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि √n k माइनस 11 जो होगा दैट हैज टू बी माइनस 1.65। और यही चीज मैं यहाँ भी कर रहा था, कर तो ये भी सेम, अगर मैं इसको यूज करता तो इस चीज को मैं लेता ये वाला माइनस 1.65, और ये वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मोर देन इक्वल टू होना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो रखेंगे तो वैल्यू मोर देन और इक्वल टू हो जाएगी। तुम्हें ऐसे ही मिनिमम वैल्यू चाहिए था ना? तुम्हें क्या चाहिए था? मिनिमम। तो एग्जैक्ट इक्वल मत रखो, इनइक्वालिटी में कर देता हूं मैं। डिटरमाइन मिनिमम सैंपल साइज n सो दैट पावर ऑफ टेस्ट इज एटलीस्ट दिस। तो देखो, और यहीं पे देखोगे तो ये लेस देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू सोचो, अगर इसकी वैल्यू घटती जाएगी, फाई क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन ना, CDF जो है, दिस फाई तो है, दिस इज फाई एट, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, अगर इसको मैं और ठीक से लिखूं, सो दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट फाई √n
k minus 11 less than equal to 0.05. ओके अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इसको मैं 5 में क्या लिख सकता हूं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं 0.05 को 5 में क्या लिख सकता हूं, ये देख के बताओ ग्राफ। हाँ -1.65 5 ऑफ -1.65 तो 5 क्या है, z लेस देन इक्वल टू व्हाट, तो z लेस देन इक्वल टू -1.65 लिखा तो है यहाँ पे, ये लिखा तो है, यही तो है 5 ऑफ -1.65। अभी ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आए कि 5 CDF है नॉर्मल का, CDF इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। तो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन क्या है कि fx1 लेस देन इक्वल टू fx2 देन x1 लेस देन इक्वल टू, इनइक्वालिटी सेम रहती है, ऑर्डर ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम इन इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी का ऑर्डर रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पे बस इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ आए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को दिक्कत आ रहा है कि n कैसे निकलेगा, तो इसीलिए देखो ध्यान से 5 ऑफ रूट n k माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 5 ऑफ -1.65। अब 5 एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग नहीं तो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो बताओ इस नंबर में और -1.65 में क्या रिलेशन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन यूज करो या नॉन डिक्रीजिंग का, ठीक है ना, सेम इनइक्वालिटी आएगी, ये रहेगी। अब यहाँ से n आ जाएगा कि नहीं, देखो जरा 5 इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए मैंने सेम ऑर्डर रखा है, डिक्रीजिंग होता तो यहाँ ऑर्डर चेंज हो जाता, मोर देन इक्वल टू हो जाता, सो दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू दिस, व्हाई 5 इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इसीलिए। तो क्या चाहिए था, k तो पता ही है तुम्हें पहले से, k रख लो, k तुम निकाल रखा हमने, k वापस रख दो, तुम्हें n चाहिए था ना, देख लो यहाँ से अब, सो n लेस देन इक्वल टू, पहले तो रूट n लेस देन इक्वल टू -1.65 k माइनस 11, अभी सरप्राइज नहीं हुआ, नेगेटिव है, k 11 से कम आया होगा, कैंसिल कर देगा उसको, देखो क्या मिला k तुम्हें, कहाँ गया k, तो निकाला था ना हमने, क्या हुआ ना, k क्या है दिख रहा है सब लोगों को, सो k इज, पुट कर लो इसको, आ जाएगा आंसर यहाँ से, पुट करो, k में 11 घटाओ, ये k है तुम्हारा, 11 घटाओ इसमें से, -11 करोगे तो 1.65 अपॉन रूट n प्लस 10 -11 तो -1 बच जाएगा, लेस देन इक्वल टू माइनस दिस, यहाँ से n का ऑर्डर आ जाएगा कि नहीं, अच्छा 2 बार n आ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंप्लीफाई कर लो तो और आसान हो गया है ना। मैंने क्या किया यहाँ पे k पुट किया अभी, क्योंकि k उधर में k n के टर्म में है ना, इसीलिए तो यहाँ मैंने k रख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1.65 माइनस रूट n माइनस 1.65, करो इसको सिंप्लीफाई करो, बताओ। देखो जिन लोगों को डाउट था वो लोग देखो कि अभी आपका आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो रूट n भेज दो, रूट n कितना हो गया, 165 का डबल कितना होगा, 235 कितना होता है, 230 3 पॉइंट ना, मतलब 330 ना, हाँ ये हो गया। तो अभी मैंने क्या किया, पॉइंट था 3.30, सो रूट n इज मोर देन इक्वल टू 3.30, तो हो गया यहाँ से, ठीक है ना, चलो हाँ n इसका कितना आ जाएगा अप्रॉक्स, 10.89, तो n की मिनिमम वैल्यू 11 कर दो, हाँ सो मिनिमम वैल्यू 11 कर लो, ये है। अब देखो कॉन्सेप्ट भी कुछ नया नहीं है, इसमें क्या हुआ, एक बार मैंने अल्फा यूज किया तो k आया n के टर्म में, दूसरी बार में पावर यूज किया, बस सिंप्लीफाई करना सीखना है, तुम्हें लिख के देखो समझ आएगा। तो n की मिनिमम वैल्यू 11 होगी, कोई डाउट है बताओ, देख लो अगर समझ आ गया तो। ओके नेक्स्ट, तो नेक्स्ट तुम्हारा है अगला क्वेश्चन, बताओ। सो सर टेक 9 क्वेरी 9
1 वैसे to अभी मुझे समझ आ गया, मैंने उसमें विद रिप्लेसमेंट वर्ड नहीं पढ़ा था, तो जो पहले मैं सोच रहा था वो मैं विदाउट रिप्लेसमेंट सोच रहा था, तो उसमें से गलत हो गया। So 9 में क्या है कि a box contain m white and 3 minus m black balls. To test the null hypothesis m is 2 against alternative m is 1. 5 balls are drawn at random from the box with replacement. ठीक है ना, सही है. So with replacement है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन सकता है, विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो हाइपरज्योमेट्रिक बनता. तो ये विथ रिप्लेसमेंट है. x is the number of white balls drawn. Find the most powerful test of size 11/243 and also find the power. फिर से वही पिछले क्वेश्चन जो था. तो अब इसी को अभी जिन लोगों ने ट्राई किया है अब एक बार फिर से ट्राई करना, तभी मैंने डिस्कस कर दिया. फिर से सारे क्वेश्चन एक बार फिर से करके देखो, फिर भी डाउट रह जाए तो पूछो. तो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तुम्हें, ताकि कोई नया क्वेश्चन मिले तुम अटेम्प्ट कर सको. सो ये कह रहा है कि तुम्हारे पास जो है x तो डिनोट कर रहा है, ठीक है, x है नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स ड्रॉन. व्हाइट बॉल्स ड्रॉन, एक बॉक्स है जिसमें m नंबर ऑफ व्हाइट है एंड 3 माइनस m ब्लैक, टोटल 3 है ना. सो इतने व्हाइट और इतने ब्लैक, टोटल 3 बॉल है, ठीक है ना. सॉरी टोटल 3 कह रहा हूँ, कितना है टोटल, एक मिनट. हाँ, a box contain m white and 3 minus m black balls. To test the null hypothesis कि m की वैल्यू 2 है, ओके, अगेंस्ट m is 1. 5 balls are drawn at random with replacement है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो 5 बॉल ड्रॉ किया, तो नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं यहाँ पे, 5, ठीक है ना. वही कल कोई बच्चा ना, कल के किस बैच में, उस बैच में दूसरे ना. तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल वो बाइनोमियल में n होता है, तो यहाँ n की वैल्यू ये m ले लेंगे n की जगह, तो यहाँ पे 5 होगा, नंबर ऑफ ट्रायल इज 5, है ना. और x नंबर ऑफ व्हाइट बॉल इज सक्सेस. तो x का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाइनोमियल n, p. अब एक बॉल ड्रॉ करने पे व्हाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है इसमें, m/3. तो विथ रिप्लेसमेंट हर बार सेम ही रहेगी. बर्नौली ट्रायल होने के लिए विथ रिप्लेसमेंट दिया है, तो बर्नौली ट्रायल होना चाहिए. सो m/3, टोटल 3 है इसमें, m व्हाइट है और टोटल मिला के 3 है. तो ये हो गया तुम्हारा x का डिस्ट्रीब्यूशन. अब आप तुमसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि h0 क्या है. अब h0 है m इज इक्वल टू 2. h1 क्या है, h1 है m इज इक्वल टू 1. तो h0 में m2 है, h1 में m1 है. अब आपसे पूछ रहा है कि तो ओके, तो अब क्या करना है आपको, हमें हाँ m की वैल्यू 5 क्यों ले रहे हैं, बहुत तो 3 ही है ना, विथ रिप्लेसमेंट है. हम 5 यहाँ क्या लिखा है, हाँ सर, मैं यही चीज बोल रहा था. मैंने जब ये देखा ना तो मैं भी सोचा क्वेश्चन गलत है कि 5 कैसे निकाल रहे हैं. तो वो विदाउट रिप्लेसमेंट में गलत होता ना. इवन हाँ सर, वो समझ गया था मैं बात. इवन बॉक्स में 2 ही बॉल है मान लो, तो मैं 50 बॉल ड्रॉ कर सकता हूँ, है ना. हाँ, बार-बार उन्हीं को निकालते रहो तो विथ रिप्लेसमेंट है ना. एक बॉल निकाला, देखा क्या है, वापस रख दिया, फिर दूसरा निकाला, वापस रख दिया, तीसरा निकाला, वापस रख दिया. देखो ना ध्यान से, ये है ना वर्ड. क्वेश्चन गलत होता अगर यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट होता. ये विथ रिप्लेसमेंट है. 3 बॉल ही है बॉक्स में, एक बॉल निकाला, देखा कलर क्या है, वापस रखा, फिर दूसरा बॉल निकाला, देखा क्या है, वापस रखा, फिर तीसरा. तुम 1 लाख बार निकाल लो, क्या ही प्रॉब्लम है. देखो फिर से, तो हम वापस रख रहे हैं ना विथ रिप्लेसमेंट, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. विदाउट रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम है, विथ रिप्लेसमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब कॉइन पे तो 2 ही आउटकम है, तुम 50 बार थ्रो नहीं कर देते हो, करते हो ना थ्रो. डाइस पे 6 ही आउटकम है, कैसे हम 10 बार थ्रो कर देते हैं डाइस को. तो वैसे ही यहाँ पे देखो. सो m2 m1 ये हो गया. अब बोल रहा है x, ठीक है. तो क्वेश्चन है व्हाट इज फाइंड द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा. तो मुझे मोस्ट पावरफुल टेस्ट निकालना है. तो यहाँ पे क्या होगा, हमें फिर से लगाने हैं. देखो जब भी क्रिटिकल रीजन नहीं गिवन हो क्वेश्चन में,
तो आपको लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट यूज करना है ना। तो मेन तो आज प्रॉब्लम क्लास यही आपको सीखना है कहाँ क्या करना है, तो अभी सीखना है। फिर एक बार ये असाइनमेंट फिर से ट्राई करके आना सब लोग पूरा करके, फिर जो डाउट रह जाएगा फिर कल पूछो, ये है ना। तो अभी मुझे क्या करना है, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट यूज करना है। तो क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है, एक मिनट क्वेश्चन क्या रह गया, हमने 5 बॉल ड्रॉ किए, ठीक है। फ्रॉम द बॉक्स इट्स नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स ड्रॉन, तो फाइंड द मोस्ट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी लिखो पीएमएफ ऑफ एक्स, मतलब मैं क्या करूंगा, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच नॉट अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h1 लेस देन इक्वल टू k। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा, कितने रैंडम वेरिएबल यहाँ पे है, एक ही है, रैंडम सैंपल साइज 1 का है, तो लाइक्लीहुड फंक्शन कुछ और नहीं पीएमएफ होगा। और आपको ये भी समझ आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, ये तो है डिस्ट्रीब्यूशन, तो होगा 5 चूज x p की पावर x 1 माइनस p 3 माइनस m/3 इसकी पावर 5 माइनस x। सो ये पीएमएफ है और यही लाइक्लीहुड फंक्शन होगा। यहाँ पैरामीटर क्या है, m है, यहाँ पैरामीटर हर जगह थीटा होता है ना, तो थीटा के प्लेस पे यहाँ पैरामीटर m है, तो तुम लाइक्लीहुड फंक्शन इन m लिख लो। तो यहाँ जो मैं h0 h1 लिख रहा हूँ तो वैसे लिख देता हूँ मैं कि लाइक्लीहुड फंक्शन फॉर m0 अपॉन m1। m0 मतलब m की वैल्यू अंडर h0, m1 का मतलब m की वैल्यू अंडर h1, h1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, h0 नल हाइपोथेसिस। तो इसको देखो अब ठीक से, तो मुझे क्या करना है, पीएमएफ ही लिखना है कि x इज इक्वल टू x व्हेन, ऊपर वाला लिख रहा हूं मैं, अंडर h0। तो h0 में क्या है हमारे पास, m2 है, अपॉन प्रोबेबिलिटी, ये लाइक्लीहुड फंक्शन लिख रहा हूं, पीएमएफ ही लाइक्लीहुड फंक्शन हो जाएगा ना जब सिंगल साइज का है सैंपल, पीडीएफ ही लाइक्लीहुड फंक्शन हो जाएगा। तो गिवन m इज इक्वल टू 1, ये गिवन क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये अंडर h0 और ये अंडर h1 है, लाइक्लीहुड फंक्शन है, दोनों पीडीएफ ही होगा, बट डिफरेंस क्या है, अलग अलग, अंडर h0 अंडर h1। दिस इज लेस देन इक्वल टू k। अब देखो इसमें m को तुम एक बार m को रखो तुम, है ना, यही लाइक्लीहुड फंक्शन तुम्हारा यही है। तो क्या करोगे, एक बार m की जगह रखो, तुम क्या क्या है पुट करो ना, तो मैं क्या लिखूं, देखो यही लिख देता हूं। सो पीएमएफ यूज करो, m की जगह 2 रख के, क्या आएगी, 5 चूज x 2/3 की पावर x एंड m को 2 रख दो, 1/3 की पावर 5 माइनस x अपॉन 5cx, वही चीज रिपीट कर रहा हूं, जो लाइक्लीहुड फंक्शन है वही है मेरा पीएमएफ। अब m की जगह अगली बार में क्या रखोगे, 1, डिनोमिनेटर m को 1 रखो, सो 1/3 की पावर x 2/3 की पावर 5 माइनस x, दिस इज लेस देन इक्वल टू k। सिंप्लीफाई करो भाई, बताओ सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, 5 चूज x कैंसिल, तो बचा, क्या लिखूं, इसको इसको साथ में रखो और इसको साथ में, तो 2/3 की पावर क्या रहेगी और 1/3 की पावर क्या रहेगी, बताओ। 2x minus 5 हाँ ये हो गया 2x माइनस 5, 1/3 की पावर 5 माइनस 2x। तो यहाँ मतलब ये है कि 3 को बाहर निकालो पहले, ये काम मुश्किल कर रहा है, तो मतलब न्यूमरेटर का पावर अलग, डिनोमिनेटर का अलग कर दो, तो डिनोमिनेटर में 3 ना पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर 2x माइनस 5, 1 की पावर समथिंग तो खत्म ही हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 3 की पावर टोटल कितनी आ जाएगी, सर कुछ भी नहीं आएगा ना, 0, तो 1 ही हो गया, हाँ पावर 0 तो 1 ही हो गया ना। तो ये आ गया हमारे पास लेस देन इक्वल टू k, k की जगह भी k1 लेके चलो ताकि इसको चेंज कर सके हम। दो तरफ लॉग लगा लो बेस 2 वाला, तो दोनों तरफ लॉग लगा लो बेस 2 वाला, अभी चलो स्मॉल x में लिख देता हूँ, तो लॉग लगा लो बेस 2 वाला, तो ये k2 बन गया, लॉग है ना k1, तो क्या लॉग लगाने से क्या फर्क पड़ेगा, तो लॉग क्या होता है, लॉग हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है जब बेस, ओ एक मिनट लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन कब है,
लॉग हमेशा इंक्रीजिंग थोड़ी होता है। देखो तुम जो डिफरेंशिएट करते हो log x को, वो बेस e वाला है, जिसका क्या होता है आंसर 1/x, राइट। 1/x। अब एक बार ध्यान दो, log x बेस 2 वाले का डिफरेंशिएशन बताओ जरा। 1/x log 2, यही ना? अच्छा, और log 2 की वैल्यू क्या होगी? log 1 0 होती है। अच्छा 1 पे चेंज होता है ना बेस, वो बेस 1 पे चेंज होता है, राइट। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि log x बेस b, तो इसमें क्या होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है अगर b तुम्हारा मोर देन 1 है ना। log b दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन b लेस देन 1 है, हाँ या ना, चेक कर लो। तो सर वो अरे RHS है वो, उसके मतलब वजह से वो इनइक्वालिटी बदल जाएगी। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो नेगेटिव होगी ना। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, रुको। तो अभी क्या है हमारे पास, हाँ वही मुझे चेंज करना, चेक करना अभी ना। तो यहाँ पे क्या है, जो अभी लाइक्लीहुड फंक्शन k1 चल रहा था ना, तो k1 जो होता है ना एक्चुअली, ये जो k लिखते हैं हम लोग, ये k1 जो होता है 0 से 1 के बीच का होता है एक्चुअली। जो भी लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट में लेस देन इक्वल टू k आप लिखते हो, दैट k इज बिटवीन 0 एंड 1 एक्चुअली। तो यहाँ पे जब यहाँ पे हम log लगा रहे हैं बेस 2 वाला भी, तो यहाँ तो 2x माइनस 5, जैसे log 2 बेस 2 ही लगा लो, ठीक। या भी ई लगाना, ई लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम बेस ई वाला लगाना, बेस ई वाला लगा लो, बेस ई वाला लगा लो। चलो जो नेचुरल लॉगरिथम हम लोग जनरली यूज करते हैं, चलो बेस ई वाला ही ले लो। तो यहाँ अब तुम्हें देखना है कि इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, तो वो डिपेंड करता है। तो अभी हो जाएगा ये log k1, देखो ये अभी हमने log लगाए, log e क्या है, log e का डेरिवेटिव 1/x होता है, x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, बेस अगर मोर देन 1 है तो। ओके, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये नेगेटिव क्वांटिटी, तुम ऐसे क्या करना चाह रहे हो कि ये अभी जो है ना, ये नेगेटिव क्वांटिटी है एक्चुअली। अब चेक करो एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंज नहीं होगी यहाँ भी। मतलब वो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हो तो नहीं जाना, दोनों तरफ log ऑपरेट कर रहे हैं। log इज इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि बेस यहाँ मैंने e लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड log 2 बेस e की वैल्यू कितनी आएगी, एक बार log 2 बेस e निकालो। पर k तो 0 to 1 है ना, हाँ तो वो तो नेगेटिव ही रह जाएगा। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसको इधर बुला तो डिवाइड तो नहीं कर रहे ना हम तो बस उधर ही छोड़ रहे हैं, नेगेटिव नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत। देखो तो यहाँ से क्या है 2x माइनस 5, अब ये log 2 बेस e, ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, मैं इस नंबर की बात कर रहा हूँ। 0.69 आता है सर। हाँ, क्योंकि log 1 0 होता है ना। तो Yes, sir. फिर से मैं अगर बात करूँ, यहाँ जो लिख रहा था मैं, सो log x बेस, मान लो कुछ भी है, चलो e ही बात कर देता हूँ ना। सो दिस इज 0 कब होता है, जब x की वैल्यू log 1 इज 0 है ना। तो ये है, तो 1 से ज्यादा रहेगा। सो log x बेस e इज पॉजिटिव इफ x इज मोर देन 1 एंड log x बेस e इज नेगेटिव इफ x इज लेस देन 1। चेक कर लो, इस तरह से है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज ऑफ ये नेगेटिव क्वांटिटी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये नेगेटिव क्वांटिटी है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको इधर भेज रहा हूँ, तो प्रॉब्लम कब होती है, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तब इनइक्वालिटी को प्रॉब्लम है। एट सब टाइम में प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये पॉजिटिव नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्टली लेस देन इक्वल टू, इसको टोटल k2 बोल दो फाइनली। तो यहाँ से फाइनली 2x इज लेस देन इक्वल टू 5 प्लस k2, k3 बोल दो, और सिंप्लीफाई कर लो तो x लेस देन इक्वल टू k4 बोल दो। तो फाइनली k4 को k रख लो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अभी मैं क्या डिसाइड कर रहा था, क्रिटिकल रीजन यूजिंग लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। सो अभी मैं डिसाइड कर रहा था क्रिटिकल रीजन यूजिंग लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। जो क्वेश्चन है पूछो, तो यहां से टेस्ट निकल के आया कि रिजेक्ट h0 इफ दैट x इज लेस देन इक्वल टू सम k। अब यहाँ k जरूर है 0 से 1 के बीच होगा, वो वाला k 0 से 1 के बीच था, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ओके,
सो ये आपका मिल गया क्रिटिकल रीजन। अब क्या कहना चाह रहा है, देखो जब क्रिटिकल रीजन नहीं दिया हो तो क्रिटिकल रीजन निकालना पड़ता है, जब गिवन हो तो ठीक है। सो यहाँ से क्या हो गया, एक नंबर रहेगा। अब पूछा है कि फाइंड द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज दिस। फिर से वही कह रहा हूँ कि हमने जो क्रिटिकल निकाला, अब अल्फा यूज करूंगा 11/243, तो इसके लिए मुझे कोई यूनिक के मिलेगी, और उस यूनिक के लिए ये क्रिटिकल रीजन मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है बाय यूजिंग नीमन पियर्सन लेमा, है ना। उसको यूज करके हम बोलेंगे दिस इज द मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। तो मुझे के ढूंढना है, के कहाँ से आएगा, ये हमें साइज दे रखा है, मतलब क्या है ना, साइज दे रखा है टेस्ट का, यूज कर लेते हैं। देखो तो साइज है टेस्ट का, मैं अगले पेज पे करता हूँ ना, छुपा हो गया। तो देखो अच्छा एक मिनट, तो 11/243 ये अल्फा है, और ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू। डेफिनेशन ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू। तो रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू, अच्छा मैं उल्टा लिख दिया, यहाँ तो लेस देन इक्वल टू था, रिजेक्टिंग H0, सो यहाँ से आएगा रिजेक्टिंग H0, जब ना अंदर H0 में था m इज इक्वल टू 2। ओके ठीक है, चलो तो अब तुम देख लो कि 11/243 कब आएगी, है ना। तो हमारा पीएमएफ तो था, मुझे पता था कि x का डिस्ट्रीब्यूशन m2 रखेंगे, तो बाइनोमियल 5,2/3 था, नहीं था ना, m/3। सो चेक कर लो किस नंबर तक। सो x बराबर 0 पे आ जाएगी 5c 0, तो 1/3 की पावर 5 आएगी। x बराबर 1 पे 5c 1, 1/3 मतलब 2/3 तो एक बार आएगा, एंड 1/3 तुम्हारा 4 बार आएगा। अब ऐड करते रहो, के ऐसा क्या उसने बताया 1 है, तो तुम चेक कर लो, इन दोनों को ऐड करके देखो क्या यही आ रहा है 11/243, हाँ या ना, चेक कर लो, ठीक है ना। तो इसका मतलब है के 1 रखना पड़ेगा। तो ये जो है, सो इसका मतलब है कि चूंकि ये जो क्वांटिटी है x लेस देन इक्वल टू 1 है व्हेन m इज इक्वल टू 2, ये जो लेफ्ट साइड वाला चीज है वहां से चेक किया हमने, तो k की जगह 2 रखेंगे, सॉरी k की जगह 1 रखेंगे तो ओके है। समझ में क्या चाह रहा हूँ। तो ये जो क्वांटिटी आएगी, दिस क्वांटिटी विल बी 11/243। कहाँ से डिसाइड किया, वहां से। कैसे डिसाइड किया, क्वेश्चन पूछोगे डाउट है तो। 5,m/3 था, तो m यहाँ 2 दे रखा है अंडर H0, तो इसका मतलब k की वैल्यू आ गई 1। चलो तो k मेरा 1 मिल गया, सो दिस k इज 1। तो इसका मतलब हो गया कि जो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन जो पूछ रहा था तुमसे, कि मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन जो होगा इज रिजेक्ट H0 इफ एंड ओनली इफ x इज क्या लेस देन इक्वल टू 1। तो ये जो क्रिटिकल रीजन है मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है, मोस्ट पावरफुल टेस्ट, इसको मोस्ट पावरफुल टेस्ट बोलो। हाँ कुछ पूछना है, हो गया, समझ आ गया। तो अब क्या करना है, अगला क्वेश्चन क्या है, ऑल्सो फाइंड इट्स पावर। तो पावर निकाल लो। पावर का फॉर्मूला क्या है, सो पावर का फॉर्मूला है पावर ऑफ टेस्ट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन क्या होगा, H1 इज ट्रू। तो H1 इज ट्रू का मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1 व्हेन m इज 1। तो यहाँ कहने का मतलब है अब x इस केस में है ना, जब m2 था तो ये डिस्ट्रीब्यूशन था x का, जब अब x का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल 5,1/3। समझा ना, क्या 2 यहाँ 1 क्यों हो रहा है, ड्यू टू दिस m, यहाँ m2 था तो ये 2/3 बना, और वो इसके पीछे लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ था ना, कहाँ गया ये m/3, तो m जो भी होगा उसके हिसाब से। तो अंडर H0 बाइनोमियल 5,2/3, अंडर H1 बाइनोमियल 5,1/3। ओके निकालो भाई, ये कितना आएगा, ये यूज करो, इसमें बताओ। सो 2/3 की पावर 5 प्लस ये आएगा
2/3 की पावर 5 प्लस 5 इंटू कितना आएगा? टोटल 112/243। अच्छा चलो इतना लिख रहा था, लिख ही देता हूँ आगे। तो 5 इंटू 2/3 एंड लेस देन इक्वल टू 1 है ना, एक बार सक्सेस आएगी तो 1/3 और 2/3 की पावर 4, तो ये बता रही है टोटल कितना 112/243। ओके तो ये हो गया पावर ऑफ दिस टेस्ट। सो दिस इज पावर ऑफ दिस टेस्ट। तो अभी तो मैंने ऐसे कर दिया, बस आपको इतना प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की, आपके एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आए तो आप भी कर सको सॉल्व, है ना। बीच में बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, मतलब है ना, क्योंकि ये डिसाइड करना एम क्या है, यहाँ हर जगह पैरामीटर थीटा होता है, यहाँ पे एम हो गया, है ना, इस तरीके से। फिर लाइक्लीहुड फंक्शन पीएमएफ ही रहेगा, ये तो पता ही है, पीडीएफ ही रहेगा। किसी को डाउट अभी भी पूछो, अगर किसी को अभी भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो जी। सर लाइवलीहुड इसका हमें लिखना होगा, अगर एनसीआर टाइप का कुछ बन जाए तो उसका भी कुछ कॉन्सेप्ट है क्या लिखने का? हाँ कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई हो गया आना तो चाहिए। जैसे यहाँ चलो, यहाँ तो फॉर्चुनेटली ये कैंसिल हो गया तो इजी हो गया, नहीं तो सिंप्लीफाई हो गया, कुछ एक्स के टर्म में आना तो चाहिए, तभी तो हम क्रिटिकल रीजन ढूंढ पाएंगे। तो आएगा कुछ ना कुछ ऐसा तो आएगा, मतलब समहाउ सिंप्लीफाई हो गया कोई एक्स के टर्म में तो आएगा, इसी तरीके से आएगा, कुछ तो आना चाहिए ना। ये है। चलो 9th हो गया, और किसी को कुछ क्वेश्चन है पूछो। 7th का बी देख लो। 7th कह रहा है कि बी पार्ट, हाँ बी पार्ट, कि डिटरमिन सी इन टर्म्स ऑफ सुटेबल कट ऑफ पॉइंट ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द लेवल इज अल्फा। अच्छा सर ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी जो ऊपर निकल के आया है ना उसमें। तो यही क्वेश्चन इन्होंने सर दोबारा पूछा हुआ है 2014-15 के टाइम पे। अच्छा बस ऑब्जेक्टिव बना दिया। रेफरेंस तो लेते ही हैं, हमारा जो प्रोफेसर पेपर बनाना मिल रहा है तो एक बार देखता तो ही पहले क्या क्या पूछा हुआ है, उसके हिसाब से फिर वो आगे बनाता है। सर एक और क्वेश्चन इन्होंने सेम पूछा है, बस उसका पीडीएफ चेंज करा है, पर जब वो 1/something फॉर्म बनती है ना फिर लोग लेते हैं तो उसका भी सेम ही क्रिटिकल रीजन आता है। तो एक काई पे कई बार पूछा हुआ है, ये कराई दो आप एक बार फिर। ये जो कट ऑफ पॉइंट यहाँ वर्ड यूज किया ना, इसका मैंने एक वर्ड यूज किया था, याद है किसी को? क्या बोलते हैं इसको हम? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट वो कैलकुलस वाला अलग है, हमारा क्रिटिकल पॉइंट जो क्रिटिकल रीजन है जहां से शुरू हो रहा है, तो वो जो पहला पॉइंट है वो क्रिटिकल पॉइंट है। सी जो है इन्होंने कट ऑफ पॉइंट यूज किया है बुक में, या मैं यूज करता हूँ, वो क्रिटिकल पॉइंट है वो। तो ये जो सी है वो क्रिटिकल पॉइंट है एक्चुअली, और ये पूरा क्रिटिकल रीजन है। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। तो ठीक है, अभी तो है ना, हम लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस तो किया नहीं, पिछले 3 क्लास में मैंने थ्योरी करा दी है, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस किए नहीं थे, इसके थ्रू चलो क्वेश्चंस हो जाएगा भाई अगले 3 क्लास में। आज 28 है ना, 28, 29, 30, 3 दिन में बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा। चलिए, तो ये कह रहा है कि है ना, तो यहाँ H0 में तुम्हारा PDF F0 यूज करना है। कल इस तरह क्वेश्चन किया था ना, वहाँ यूनिफॉर्म और नॉर्मल था। तो H1 में PDF यूज करना है F1 को, मतलब अंडर H0 PDF ऑफ X इज दिस, अंडर H1 PDF ऑफ X इज दिस। अच्छा X1 X2 अलग अलग है क्या? एक मिनट, X1 X2 रैंडम सैंपल है, ओके, तो पॉपुलेशन का PDF है, ओके। तो अब क्या करना है मुझे? फॉर गिवन, तुम्हें क्रिटिकल रीजन दे ही रखा है, सीधा मैं यहाँ पे आता हूँ, राइट। चलो, तो मुझे पूछा है डिटरमिन द सी इन टर्म्स ऑफ सुटेबल कट ऑफ पॉइंट ऑफ काई स्क्वायर, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि ऐसा लिखते थे ना, काई स्क्वायर n कॉमा अल्फा, इस टाइप से बताओ सी की वैल्यू। तो ये ऐसा तुमसे निकलवाना चाह रहा है कि सी की वैल्यू काई स्क्वायर टर्म में, ये हम लिख रहे थे नोट, ये नंबर है ना, दिस इज अ नंबर, सो व्हाट इज दैट नंबर, वो पूछना चाह रहा है कि वो सी ऐसा क्या बनेगा। ऐसा है, एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है ना। हाँ देखो, तो और भी मतलब क्वेश्चन मिलेंगे, ट्राई करते हैं। देखो, तो हमारे पास क्या है, सी है वो पॉइंट है, मुझे साइज अल्फा दे रखा है, तो अल्फा क्या होता है? प्रोबेबिलिटी अल्फा साइज ऑफ द टेस्ट
प्रॉपर्टी ऑफ टाइप 1 एरर, प्रॉपर्टी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, ये कंडीशन रिजेक्टिंग एच नॉट का कि ln x1 प्लस ln x2 मोर देन इक्वल टू, मतलब मोर देन c एंड, तो इसको छोटा करता हूं, है ना। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, ये भी आ जाएगा साथ में। तो ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि जो अल्फा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, तो ln x1 प्लस ln x2 मोर देन c गिवन एच नॉट इज ट्रू। तो जब मुझे डिस्ट्रीब्यूशन लेना है ना, अंडर एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो मुझे एफ नॉट लेके चलना है, मतलब यूनिफॉर्म 0-1 लेके चलना है ना, यूनिफॉर्म 0-1 है ना ये। तो तुम खुद बताओ कि x1 यूनिफॉर्म 0-1 है, x2 यूनिफॉर्म 0-1 है, तो तुम लोग तो ये जानते हो, तो मुझे काई स्क्वायर में ले जाना ना, तो तुम ऑलरेडी जानते हो कि -2 log x1 काई स्क्वायर 2 -2 log x2 काई स्क्वायर 2। तो चलो अब यहाँ पे काम शुरू करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, अब ये लिखता हूं मैं, तो मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, -2 से मल्टीप्लाई। तो -2 नेगेटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी को चेंज कर देगी, तो ये होगा -2 log x1 -2 log x2, है ना। कॉन्सेप्ट सबको पता है, क्वेश्चन सॉल्व कर पाना इंपॉर्टेंट है एग्जाम में निकालने के लिए। -2c, देख लो माइनस में मल्टीप्लाई किया तो ये लेस देन इक्वल टू ये हो गया। अब मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो है ना, व्हेन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, मतलब लाइक जो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0-1 यूज करना है आपको। तो p ये हो गया काई स्क्वायर 2 रैंडम सैंपल है तो इंडिपेंडेंट भी है, तो काई स्क्वायर 2 प्लस काई स्क्वायर 2 कितना हो गया, तो ये काई स्क्वायर 4 लेस देन -2c। अब ये यूज हो गया, इसको हटा देते हैं, उसका काम हो गया खत्म। तो ध्यान से देखो, अब जिनको नोटेशन क्लियर है वो इजीली बता पाएंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू काई स्क्वायर 4, ना नोटेशन अगर है ना, नोटेशन तुम्हें अगर समझ आ रहा है कि नोटेशन क्या होता है, सो काई स्क्वायर विथ 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस देन सम क्वांटिटी इज दिस। तो तुम्हें अगर याद हो, मैंने जब ड्रॉ कर रहे थे तुमने कहा इस तरह केस है, तो मुझे एक ऐसा नंबर लिखना है कि जिससे पीछे की प्रोबेबिलिटी अल्फा हो जाए, तो इधर अल्फा हो और इधर 1 बताओ यहाँ क्या लिखूं मैं, इसको मैं क्या लिखूं, अल्फा। मेरा नोटेशन क्या था, हाँ जो वो साहू वाला बुक ये नोटेशन यूज करते तुम बता रहे थे, हम लोग जो यूज कर रहे थे वो ये नोटेशन था कि काई स्क्वायर 4, मैं आगे वाले को यहाँ लिखता हूँ, मतलब नोटेशन एक्सप्लेन किया होगा तो आप चेक कर लेना। तो काई स्क्वायर 4 1 माइनस अल्फा, तो इसके आगे प्रोबेबिलिटी होना, तो ये नोटेशन ले जाओ। तो यहाँ से मेरा मतलब यही हो गया कि ये जो -2c है वो कुछ और नहीं है, वही है ना, कि इसके, अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है, तो इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है, दैट्स फाइन। तो यहाँ से ये समझ आया मुझे कि -2c के प्लेस पे ये नंबर होगा काई स्क्वायर 4 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से c निकाल लो, यही तुमसे पूछ रहा था। तो -1/2 काई स्क्वायर 4 1 माइनस अल्फा, दिस इज योर आंसर। अब ये सब्जेक्टिव था इसलिए ऐसा पूछ लिया, ऑब्जेक्टिव होगा तो ये डेटा दे देगा तुम्हें और ये नंबर पूछ लेगा, न्यूमेरिकल आंसर टाइप बना देगा इसको, ये डेटा देके आपको पूछ लेगा। देख लो भाई, इसको डाउट है बताओ, एक बार चेक कर। सर काई स्क्वायर 4 लेस देन -2c है ना, तो काई स्क्वायर 4 अल्फा होगा ना। एक मिनट मैं लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी काई स्क्वायर 4 लेस देन काई स्क्वायर 4 1 माइनस अल्फा, ये किसके इक्वल होगा उसके देख के बताइए। 1 माइनस अल्फा नहीं, तुम ध्यान से देखो, ये रैंडम वेरिएबल, ये नंबर है, यहाँ लेस देन लिखा हूं ना मैं, तो ये काई स्क्वायर 4 मतलब ये इसका ग्राफ है पीडीएफ का, लेस देन दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज दिस कांस्टेंट, तो इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी कितनी ली है मैंने, मेरा नोटेशन ये है, तो हमारे नोटेशन के हिसाब से ये अल्फा है, तो इससे कंपेयर करना है, तो ये कंपेयर कर लो, तो यू कंपेयर बोथ, तो इसको कंपेयर कर लोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये -2c के प्लेस पे ये आएगा। साउथ बुक में अलग लिखा होता है, आप अलग नोटेशन, हाँ वहाँ 4 अल्फा लिखा होगा,
साहू वाले बुक में इसको काई स्क्वायर 4 अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर अलग थोड़ी होगा। नहीं नहीं नहीं, ऑप्शंस में दिक्कत नहीं होगी, ऑप्शन में दिक्कत तब होगी जब आपको क्लियर नहीं है। तो जब अगर बुक अगर एग्जाम में ये अगर कहीं यूज करेगा तो इसको एक्सप्लेन करेगा कि इसका मीनिंग क्या है उसका, कि ये जो नंबर आप जिसका नाम रख रहे हो, जो नंबर है जो कांस्टेंट है जिसका नाम रखा है काई स्क्वायर 4 1 माइनस अल्फा, तो वो एक्सप्लेन करेगा पेपर में कि इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है, इस पॉइंट के आगे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है। तो जैसे साहू वाला बुक में क्या करता है कि जब ये क्रिटिकल पॉइंट ले रहा है तो इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा लेता है, मैं नोटेशन यूज कर रहा हूँ तो इसके आगे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा ले रहा हूँ, और एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां एक्सप्लेन किया होगा, तो उसके हिसाब से चुनना है आपको, आपको बुक के हिसाब से ऑप्शन नहीं चुनने हैं, जो मतलब नोटेशन पेपर में है उसके हिसाब से ऑप्शन चुनना है आपको। जैसे इस पेपर में जाकर देखो, फर्स्ट पेज पे हर पेपर में एक्सप्लेन किया, इस नोटेशन का मीनिंग क्लियर है, और जो मैं यूज कर रहा हूँ जैम वाले वही यूज करते हैं। सर जी, उन्होंने जैसे बोल के रखा है 1 माइनस अल्फा क्वार्टाइल ऑफ काई स्क्वायर एन कॉमा अल्फा करके हाँ। रखा है उन्होंने, तो मतलब तो अगर ऐसे बोल दे अल्फा अल्फा क्वार्टाइल तो टू साइडेड वाले में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? नहीं नहीं, क्वार्टाइल बोलेगा तो सिंगल नंबर की बात करेगा, टू साइड की बात नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसके हिसाब से तुम अगर टू साइडेड बोलता है फॉर एग्जांपल, तो 1 माइनस अल्फा तो ऐसे कैसे बोलेगा, क्योंकि वो तो क्वार्टाइल का कॉन्सेप्ट सीडीएफ से आ रहा था, लेस देन इक्वल टू था ना, जब पीएथ क्वार्टाइल हम डिफाइन कर रहे थे, पीएथ क्वांटाइल डिफाइन करे, क्वार्टाइल उसी से आया है, तो जब डिफाइन कर रहे थे तो वहाँ क्या था कि सीडीएफ लेस देन इक्वल टू पी होनी चाहिए ना, यस सर। तो सीडीएफ तो माइनस से स्टार्ट होता है, तो वैसा नहीं बोलेगा, तो वो नोटेशन एक्चुअली वन साइडेड के टर्म्स में एक्सप्लेन होगा। हो सकता है क्रिटिकल रीजन टू साइडेड आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोटेशन वन साइडेड के लिए ही डिफाइंड होगा। मैंने वही पूछा था, क्रिटिकल रीजन से कोई क्वेश्चन कॉल करते हो टू साइडेड आ गया तो उसमें फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट क्या मतलब पलट देंगे उसको? नहीं तो मुझे क्या दिक्कत है, देखो ना यहाँ पे अगर बोलेगा कि ये तो बस देखो तुम जो बता रहे हो कि अल्फात क्वांटाइल होगा, बट वो बस वो तो इतना एक्सप्लेन करेगा ना कि उसके पीछे की प्रोबेबिलिटी अल्फा होगी ना, कि उस नंबर के पीछे की प्रोबेबिलिटी, वो नंबर है ना पीएथ क्वांटाइल, इसका क्या मतलब है कि उस कोई नंबर, हाँ जैसे मान लो मीडियन ही कोई नंबर क्या है, तो मीडियन मतलब उसके पीछे की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो अगर अल्फात क्वांटाइल लिखता है तो उसके पीछे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है। तुम क्वेश्चन बताओ ऐसा जहां तुम्हें दिक्कत आ रहा हो। मुझे कोई दिक्कत, तुम जो कह रहे हो मैं समझ पा रहा हूं, तुम जो कहना चाह रहे हो कोई दिक्कत थोड़ी है, टेस्ट टू साइड में मुझे क्या प्रॉब्लम है, काई स्क्वायर, अच्छा जो काई स्क्वायर जेड के टर्म में लिख दूं, काई स्क्वायर में लिखूंगा तो मुझे ग्राफ चेंज करना पड़ेगा, तो मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है, तब भी कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा, प्रॉब्लम तब भी कुछ नहीं होगा। तो यहाँ काई स्क्वायर एन, यहाँ 1 माइनस अल्फा बाई 2, काई स्क्वायर एन अल्फा बाई 2, क्या दिक्कत है, यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे क्या है, कौन सा क्वांटाइल है, 1 माइनस अल्फा बाई 2 विद क्वांटाइल ना, ये तो 1 माइनस अल्फा है जो हमने यूज किया है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुम कोई क्वेश्चन ऐसा बताओ जहाँ दिक्कत आ रहा हो, तब पता चलेगा। नहीं मैंने वो आपने बताया था तो मैंने उसको पढ़ा था स्टेटमेंट, हाँ उसमें सारे पेज पे ऐसा लिखा था कि x chi स्क्वायर n कॉमा अल्फा इज 1 माइनस अल्फा क्वार्टाइल विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n। ठीक है, एट साइज अल्फा, हाँ ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कोई दिक्कत नहीं, इसका नोटेशन मतलब समझो, इसका मतलब अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना, तो ये जब लिखा होगा इसका क्या मतलब है बताओ, चलो मैं यहाँ नंबर लिख देता हूँ, एक बार ध्यान से देखो, काई स्क्वायर एन अल्फा लिख दिया, अब तुम खुद बताओ इसकी आगे की प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, पीछे की क्या लिखोगे, इस लाइन को समझो, इस लाइन के हिसाब से बताओ, ये क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, पीएथ क्वांटाइल का क्या मतलब है, उससे रिलेट करो, ये पी के जगह 1 माइनस अल्फा लिखा है एक्चुअली, सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ पीएथ क्वांटाइल, fx is less than equals to p, राइट साइड ट्रायो अल्फा है, तो x लेस देन इक्वल टू पीएथ क्वांटाइल में बोल देता हूँ स्मॉल x है, तो कैपिटल या k है फॉर एग्जांपल,
pth क्वांटाइल k, इसका क्या मतलब x लेस देन इक्वल टू k इज मोर देन इक्वल टू p, ये था, और x मोर देन इक्वल टू k इज मोर देन इक्वल टू 1 माइनस p। ये डेफिनेशन याद रख, देखो ध्यान से। तो यहाँ तुम देखो p के जगह 1 माइनस अल्फा है, तो फिर से डिसाइड करो pth क्वांटाइल, दिस इज अ कांस्टेंट k इज pth क्वांटाइल, तो यहाँ k है तुम्हारा, दिस इज योर k। अब k इज pth क्वांटाइल, तो मींस उस k के पीछे p प्रोबेबिलिटी है, k के आगे p प्रोबेबिलिटी है। नहीं, क्वांटाइल का मतलब क्या होता है, k के पीछे की प्रोबेबिलिटी p है या आगे की प्रोबेबिलिटी p है, पीछे की प्रोबेबिलिटी p है एक्चुअली, k के आगे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p है, k के आगे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p है एक्चुअली। अगर एक कॉन्टिन्यूअस है, तुम्हें स्पेशली बताता हूँ, अगर x कॉन्टिन्यूअस तो आसानी से समझ आएगा तुम्हें कि CDF ऑफ x या CDF एट k इज p, यही है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोल रहा हूं कि दैट कांस्टेंट k इज pth क्वांटाइल, मींस व्हाट, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू k इज एग्जैक्टली p, कॉन्टिन्यूअस है केस में। तो अब देख लो, उस x k नंबर है, x तो रैंडम वेरिएबल है, यहाँ भी chi स्क्वायर रैंडम वेरिएबल है, ये नंबर है वो, तो x रैंडम वेरिएबल है, k के पीछे की प्रोबेबिलिटी p है या k के आगे की प्रोबेबिलिटी है p, ये क्या बता रहा है, ये तो पीछे ही होता है। हाँ, तो यहाँ p के प्लस में क्या है तुम्हारा, तो इस पॉइंट के पीछे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा, यहाँ अल्फा है। ये वही नोटेशन है जो मैं यूज करता हूँ, ये लिखा होगा, इसका मतलब सेम चीज जो मैं यूज कर रहा हूँ कि ये जो एक नंबर है कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट इज 1 माइनस अल्फा क्वांटाइल, तो chi स्क्वायर तो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस नंबर पे CDF जो होगा वो 1 माइनस अल्फा के इक्वल आएगी, इस नंबर पे CDF की वैल्यू 1 माइनस अल्फा के इक्वल आएगी, तो उस पॉइंट से पीछे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा होगी, तो इस p के प्लेस पे 1 माइनस अल्फा है। pth क्वांटाइल इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी p है, उसका मतलब ये हुआ। तो ये वही नोटेशन जो मैं लेके चल रहा हूँ, सेम नोटेशन है। अच्छा यहाँ अलग हो गया ना, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, ये नोटेशन चेंज हो गया ना, ये अलग वो नोटेशन है जो मैं पहले यूज कर रहा था, देखो तो ये वाला जो पहले यूज कर रहा हूँ वही वाला नोटेशन वो भी है ना, सेम है। एक मिनट चेक कर लो, मैं फिर से क्योंकि मैं यूज करता हूँ, यहाँ अल्फा लिख रहा हूँ तो यहाँ अल्फा रहेगा, ठीक है ना, मतलब ओके है। और ये अलग नोटेशन है, ये अलग हो गया, क्योंकि अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो इसके आगे की प्रोबेबिलिटी ये होनी चाहिए थी, तो ये दूसरा वाला नोटेशन है जो मैं साहू वाले बुक में जनरली जो होता है, तो इसको हटा दो, एक नोटेशन लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नोटेशन वही है ना, ये अल्फात क्वांटाइल है। अब ये जो नंबर लिखोगे ये अल्फात क्वांटाइल है, तो जो chi स्क्वायर n 1 माइनस अल्फा इज अल्फात क्वांटाइल है ना, विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम n एंड साइज अल्फा। तो ये जब लिखो तुम, अगर ये नंबर तुम लिखते हो, सो दिस नंबर इफ यू राइट chi स्क्वायर n 1 माइनस अल्फा, तो दिस इज अ कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज अल्फात क्वांटाइल, अल्फा इज p, pth क्वांटाइल, तो इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी अल्फा आएगी, इसके आगे प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा आएगी। ठीक है भाई, क्लियर नोटेशन। तो कई बार ये भी लिखा रहता है, इस तरह से भी एग्जाम में लिखा रहता है, क्योंकि नोटेशन गड़बड़ करोगे आंसर गलत आ जाएगा। और एक और डॉक्टर सर, जैसे ये गुप्ते बब्बू वाली जो नंबर बुक है, उसमें से जब भी आप अप्लाई करता है क्रिटिकल रीजन के लिए, उसमें सारे कांस्टेंट को वाइप आउट करके कोई एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर देता है, और आपने यहाँ c को 1/2 पुट किया है, तो मतलब जरूरी है कि वो तो फिक्स नंबर है। नहीं, यहाँ मुझे c ही निकालना था, इसलिए ऐसा किया, तो मैं भी तो कर रहा था वो चीज जो तुम कह रहे हो। देखो यहाँ पे मैं वही तो किया हूँ, इधर यहाँ क्या कर रहा था कि जैसे पिछले क्वेश्चन में कई जगह किया ना वो, कि नया नया कांस्टेंट लेते चलेगा, जैसे यहीं पे था log k1 है, इसको मैंने k2 बोल दिया, किया तो वही चीज मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, log k1 अपॉन दिस k2 बोल दिया, तो यहाँ दिक्कत नहीं है। यहाँ मैं यहाँ नया नाम नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ मुझे c ही निकालना है, तो यहाँ मुझे c की वैल्यू चाहिए एग्जैक्टली, तो मुझे c ही फाइंड करना था, तो यहाँ मैं नया कर दूंगा तो वो नया आ जाएगा, फिर बाद में c आएगा तो भी चलेगा, लेकिन
मुझे सी ही निकालना था, इसलिए मैंने ऐसा किया। वो चेक करो बाकी लोग भी, आराम आराम से सीखो। हाँ एक क्वेश्चन 18 मैंने ग्रुप में भेजा था, उसका आपको डिस्कशन समझ में नहीं आया, आपको कुछ बताया था? कौन सा क्वेश्चन? 18 इसमें है असाइनमेंट में? अच्छा हाँ हाँ। चलो भाई, तो 1 से 10 तक ओके है सबका? अच्छा 18 देखते हैं, फिर एक बार देख लो तुम लोग, जो लोग ट्राई करो, फिर एक बार पूछो। नहीं हो रहा है तो पूछो, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन किया नहीं हुआ पूछो, दूसरा नहीं हुआ तो भी पूछो, तीसरा भी नहीं हुआ तो भी पूछो, तो सारे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। फिर सीखो कहाँ दिक्कत आ रही है, फिर उसके बेस पे फिर एक बार सॉल्व करके देखो, अब समझ आ गया तो सॉल्व कर पाओगे। फिर दूसरा किसी बुक के क्वेश्चन करके देख लो, असाइनमेंट करके देख लो दूसरे PYQ के, इस तरह से, या मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चन देख लो। हाँ सर वो 15th वाला क्वेश्चन था तो उसमें बस आंसर जो दिया वो chi² n है, मेरा chi² 2n आया था। डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है उसके हिसाब से ना इसमें। ये सर उसमें सर ये समेशन वो LRT के बाद समेशन xi² लेस देन k आ रहा था सर। हाँ और सर x जो पीरियड दी थी, तो अगर उसको चेंज करेंगे तो सर x² सर वो एक्सपोनेंशियल 1 एक्सपोनेंशियल थीटा स्क्वायर फॉलो करेगा। हाँ ठीक है, x स्क्वायर को पुट कर देंगे तो ये हो गया 1/θ e की पावर माइनस x/θ। हाँ ओके, तो समेशन xi² गामा n थीटा स्क्वायर फॉलो करेगा। हाँ तो सर फिर chi² में चेंज करेंगे तो सर chi² 2n हो जाएगा ना, अगर गामा n है तो। एक मिनट, गामा n है, अच्छा गामा तुम्हारा n कॉमा थीटा है ना? थीटा स्क्वायर हो जाएगा, थीटा स्क्वायर चल रहा है। ओके सर 15 का ए डिस्कस कर रहे हैं। एक मिनट दो, chi², अच्छा chi² n को गामा में क्या लिखते हैं हम लोग? सर गामा हाफ को n/2। तो n/2 कॉमा हाफ 1/2 ना। हाँ तो chi² n स्टैंडर्ड नोटेशन। chi² n गामा n/2 कॉमा 1/2 ना। तो chi² 2n गामा n कॉमा वो हो जाएगा। अच्छा तुम ये कह रहे हो गामा n हो रहा है तो chi² 2n आएगा, और आंसर में chi² n दे रखा है, तो नहीं तो वो गलत होगा। मतलब यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की देखो एक बारी, तो ये है सर वो जो बुक है ना सर वो सॉल्यूशन वाले उसमें लिखा था सर chi² n। नहीं, चेक कर लेता हूँ मैं तो गलत भी लिख सकते, लेकिन चेक कर लेते हैं, रुको। ठीक है, तो इसमें ए में डाउट है तुम्हारा, ओके। मतलब इसमें क्रिटिकल डिजाइन निकालना में, चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्या किया कि तुमने यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल वर्सेस सिंपल है ना, θ1 लेस देन θ0 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोस्ट पावरफुल टेस्ट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो Lθ0 अपॉन Lθ1, ठीक है। यहाँ सैंपल साइज n का है, तो ये लेस देन इक्वल टू k कर देंगे, वो तो बाद में करेंगे। तो लाइक्लीहुड फंक्शन अगर तुम लिख लोगे तो ये प्रोडक्ट देखो भाई शुभंकर, यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है क्योंकि n सैंपल है, तो यहाँ 1 to n, ठीक है। i फ्रॉम 1 डे सीखना है, 2xi अपॉन थीटा स्क्वायर e की पावर माइनस xi अपॉन थीटा स्क्वायर। अब इसको है ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ गया तुम्हारा 2 अपॉन थीटा स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे n टाइम, फिर प्रोडक्ट ऑफ xi, फिर e की पावर माइनस 1/θ स्क्वायर समेशन xi, स्क्वायर था ना, मैंने स्क्वायर मिस किया यहाँ पे, स्क्वायर, ठीक है। अब जब ब्रेक करो क्या प्रॉब्लम है, थीटा अलग अलग रखना है, एक बार थीटा, एक बार θ0, एक बार θ1 रखना है, तो बाकी तो कट जाएगा। तो बस ये बचेगा कि 2 अपॉन θ0 है ना, तो बाद में तो इसको हटा ही सकते हो, कोई कांस्टेंट ही तो है। तो मेनली जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे वो जो ई वाला रहेगा, है ना, बाकी तो हटा दोगे। तो
जो इम्पोर्टेंट चाहिए वो ई वाला आएगा, ई की पावर माइनस समेसन एक्स आई स्क्वायर अपॉन थीटा नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस समेसन एक्स आई स्क्वायर अपॉन थीटा वन स्क्वायर। ये आएगा कैंसिल में जीरो के एट द एंड। तो इसको k1 बोल दो, इसको k2। तुम लोग लिख के देखो, जो मैं लिख रहा हूँ कुछ स्टेप में बीच में ना खा जाता हूँ, तो तुम उसको तो लिख के देखो कि वहां से वहां तक पहुंचे कैसे, है ना, रीड बिटवीन लाइंस। तो तुम इसको पुट करो, इसमें एक बार थीटा की जगह थीटा नॉट रखो, डिनोमिनेटर में थीटा की जगह थीटा वन रखो, सिंप्लीफाई करो, ये बनेगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से आएगा e की पावर, इसको ऊपर बुला लो, तो 1/थीटा वन स्क्वायर माइनस थीटा नॉट स्क्वायर समेसन एक्स आई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू तुम्हारा हो गया k3 इस तरीके से। अभी तो चलो वही है तो k2 ही रखो, और इसको अब लॉग ले लो, तो जब लॉग लोगे तो ये बाहर आ जाएगा 1/थीटा वन स्क्वायर माइनस 1/थीटा नॉट स्क्वायर। अच्छा क्या हो रहा है, थीटा नॉट थीटा वन में क्या रिलेशन है, थीटा वन लेस देन है, तो 1/थीटा वन मोर देन होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है ना मेरे पास अभी। ओके, तो पॉजिटिव क्वांटिटी यहाँ से आ गया तुम्हारा कि समेसन एक्स आई स्क्वायर दिस इज लेस देन इक्वल टू सम के। ये आएगा ना क्रिटिकल रीजन। चलो यस सर। तो ये क्रिटिकल रीजन आ गया आपका। इसमें मैं लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाए हैं, तो क्रिटिकल रीजन आ गया। अब इससे आपको क्या करना, के निकालना है। तो के निकालने के लिए तो यहाँ जरूरत था, क्या बोला है, कहाँ पर कहीं लिखा है के निकालो, मोस्ट पावरफुल टेस्ट निकालना। ये तो हो गया ये। निकालना नहीं था। अगर साइज इतना ही काफी है ऐसे तो साइज अल्फा बोलता है तो उसके लिए फिर आ जाएगा, है ना। इसने अल्फा साइज तो लिखा नहीं कहीं भी, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये एक्चुअली एक क्रिटिकल रीजन है। ठीक है, साइज लो कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हारा मेन पॉइंट जो था वो ये था कि समेसन एक्स आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n ये लेस देन इक्वल टू के है। अगर मैं साइज अल्फा करूं तो यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, यही ना, तो सर ट्रांसफॉर्मेशन ही लगा दो। तो y बराबर एक्स स्क्वायर कर लेंगे तो एफ वाई ऑफ वाइज हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर बाई थीटा ले लें या एक्स बाई थीटा, तो एफ वाई ऑफ वाइज होगा x/θ ही ले लो सर, फिर वो प्रॉपर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होगा। तो ये थीटा स्क्वायर बनाएगा ना ये। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x की जगह √y 1/2√y सर डिफरेंशिएशन वाला, तो वो 2√y कटेंगे। हाँ तो वो तो यहाँ से चलो सर अगर थीटा भी लेते हैं तो एक्सपोनेंशियल 1 ही बन जाएगा ना फिर ये, कि अगर आप x/θ2 ले रहे हो। इसको लिख के देखना पड़ेगा, ऐसे दिख नहीं रहा। तो मेन पॉइंट ये कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा, उसका मतलब डाउट ये है, काई स्क्वायर n में आएगा, काई स्क्वायर 2n में आएगा, तो एक्सपोनेंशियल थीटा स्क्वायर बनेगा ये एक्स आई स्क्वायर, है ना, क्योंकि y को अगर एक्स आई स्क्वायर ले लूंगा मैं तो यहाँ से y की जो पीडीएफ आएगी वो ये आएगी 1/थीटा स्क्वायर ई की पावर माइनस y/थीटा स्क्वायर, ये आएगी। और x अपॉन थीटा का होल स्क्वायर ले लूँ तो वो बन जाएगा फिर, हाँ तो वो एक्सपोनेंशियल -1 बन जाएगा ना। अगर मैं एक्स स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर y लेता तो y बन जाता फिर, ये का स्क्वायर बनेगा। हाँ मतलब पहले x अपॉन थीटा क्या बन जाएगा, x अपॉन थीटा का होल स्क्वायर करोगे एक्सपोनेंशियल 1 हो जाएगा ना, ये तो चेक करो। हां एक्सपोनेंशियल 1 हो जाएगा ना सर, एक्सपोनेंशियल 1। हाँ तो ये एक्सपोनेंशियल 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हाफ आ गया, वो काई स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। सम ले लेंगे तो काई स्क्वायर 2n हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल टू काई स्क्वायर 2n। हाँ ठीक है, काई स्क्वायर 2n आ रहा है तो उसने n ले रखा है, ये कह रहे हो आप। यस सर। हाँ तो गलत कर रखा है कोई बात। सर मोस्ट पावरफुल टेस्ट में यहीं तक काफी है ना, एक्सरसाइज को लेते हैं। हाँ मतलब यहाँ साइज नहीं बोला तो इट्स ओके। अगर साइज देता है तो उस साइज के हिसाब से फिर के निकालना पड़ेगा कि अल्फा जो भी है उस अल्फा के हिसाब से के आएगी अल्फा के टर्म में। तो इसने साइज लिखना चाहिए था, साइज अल्फा देन हम अल्फा यूज करते हैं। हाँ इसमें क्या है, जैसे ये आपको x का पीडीएफ है तो आप y लेंगे x अपॉन थीटा का लेट से होल स्क्वायर, तो y का आएगा एक्सपोनेंशियल 1 आएगा, चेक कीजिए।
ये माइनस वाई हो जाएगा और ये समहाउ चेंज होके डिफरेंशिएट कर लेंगे ना, तो यही बनेगा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई dx तो समहाउ कैंसिल होके तो एक्सपोनेंशियल 1 हो जाएगा। अब ये -2y जो होगा वो क्या होगा? अच्छा -2y मत करो, एक मिनट, 2y करो जस्ट, क्योंकि माइनस तब करते हैं यूनिफॉर्म 0 1 होता है तब करते हैं। तो ये y एक्सपोनेंशियल 1 है, 2y लोगे तो एक्सपोनेंशियल मतलब 1/2 बन जाएगी। मतलब मेरा मतलब ये है कि मेन 2 हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल विथ मेन 2, और ये वही है जो काई स्क्वायर 2, तो मतलब ये काई स्क्वायर 2 बन जाएगा एक्चुअली। तो जो आपका 2y है दैट विल बी काई स्क्वायर 2 एंड 2y इज काई स्क्वायर 2, तो ठीक है। तो यहां से क्या होगा, इसी को बस ब्रेक कर लेंगे, थीटा से मल्टीप्लाई, अंडर h नॉट बात करते हैं ना हम लोग, अंडर h नॉट थीटा बराबर थीटा नॉट, तो थीटा नॉट से डिवाइड कर लो, थीटा नॉट से मल्टीप्लाई कर लो, बाद में शिफ्ट कर देना, तो ये तुम्हारा वो आ गया। फिर इसमें तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो अपनी मर्जी से कांस्टेंट को, वो कह रहा था, तो ये काई स्क्वायर 2n में चेंज हो जाएगा। समहाउ यू आर ब्रेक इट, काई स्क्वायर 2n बना पाओगे यहाँ पे, क्योंकि ये काई स्क्वायर 2 बन गया, वो n टाइम ऐड हो जाएगा तो काई स्क्वायर 2n हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, मैं एक अच्छा बुक सोल्यूशन बुक लिखूंगा, है ना। तो वैसे मुझे उनसे हम बात, एक वो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले लोग एंट्रेंस का बुक लिखें तो बहुत अच्छा बनता नहीं है, क्योंकि उनका अप्रोच एकेडमिक होते हैं ना ये। सो देखो, हाँ सर सही बोल रहे हो, वैसे आपको बुक लिखनी चाहिए। हाँ मतलब वो थोड़ा, क्योंकि मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स है वहाँ पे, क्या वो लोग पूरे डिटेल में लिखते हैं। जैसे उस बुक में जो सोल्यूशन बुक है उसमें आई थिंक कहीं से ये नहीं यूज किया कि एक्सपोनेंशियल फैमिली में कंप्लीट सफिशिएंट डायरेक्टली आ जाता है, उसने हर बार कंप्लीट प्रूव किया है, शायद चेक करना उसमें, उसने हर बार कंप्लीट प्रूव किया है समवेयर, या डायरेक्टली अज्यूम कर लिया है उस तरीके से, तो है। एनीवे ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, हाँ भाई तुम्हारा कौन सा डाउट था? 19 नंबर क्या पूछा था? 19 18 हाँ अच्छा मेरा डी आ रहा है और दिया बी है। किसमें दिया? इसमें बी दिया है या ऑफिशियल में बी दिया है? सर डी ही सही है, मतलब मैंने अभी ही करा है। हाँ तो गलत होगा फिर। आपने कुछ बताया था ग्रुप में, मुझे पहले नहीं पढ़ा। नहीं नहीं, वो क्या है, वो तो अखिलेश ने क्या किया है कि एक बार क्रिटिकल रीजन रख लिए हैं, बाद में उसने इंटीग्रेशन में गलती किया है, तो एंड में उसको सही करके आंसर सही ले आया वो, तो वो क्रिटिकल रीजन गलत लिख रहा था। बाकी वैसे अभी एक बार ये देख लो, एक बार 16 और देख लो, तो इसे किसी ने सॉल्व करके भेजा था, तुमने भी सही भेजा था, वही आंसर है, ठीक ही एक्चुअली। हां तो आंसर तो आ ही गया 19 डी वाला। हाँ मतलब वो डी है ना, एक पूछना था। हाँ यही होगा, क्योंकि दो लोगों ने सॉल्व किया था ना, आंसर तो यही आया था सबका, यही आएगा। हाँ सर डी ही आ रहा है, मतलब ठीक है सर, और हाँ बाकी सबका डी आ रहा है, डी आएगा, तो ठीक है। हाँ नेक्स्ट सर 16 में भी सेम या 16 में भी ऑप्शन सर गलत दिया हुआ है। हाँ नहीं ऑप्शन सही है, ये अभी जो मैंने सी निकाला था ना क्वेश्चन में, क्या आया था? -1/2 काई स्क्वायर 4 अल्फा, ऐसा कुछ, हाँ वही क्वेश्चन है ये, सेम क्वेश्चन है ये, हाँ ये सर वही करना है यहाँ भी। सो यू हैव टू फाइंड द सी, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में सी ढूंढ रहा था मैं, तो वही सी यहाँ ढूंढना है सेम तरीके से, तो यहाँ भी वही करना है तुम्हें, तो ये वही क्वेश्चन है उस तरह से, जहाँ पे तो फिर अब ये भी गलत दिया हुआ है। कौन सा ये? हां नहीं 3 अल्फा दे रखा है। हाँ भाई इसमें ये आएगा सर 4 अच्छा आंसर गलत दे रखा है ना, ओके ओके। हाँ मैं यही बोल रहा था, ये आना चाहिए, आप देख रहे इसमें क्या होगा, तुम इसको ब्रेक करोगे, अभी ये क्या है, अभी ये गामा दिख रहा है ना, गामा 2 लैम्डा x, हाँ सर सही है, तो गामा 2,2 हो जाएगा ये h नोट पे, तो गामा 2 लैम्डा है, लैम्डा 1 रख, h नॉट पे 2 रख देंगे, तो गामा 2 हो गया, ठीक है। तो सर अगर वही फॉर्म जो भी लगा रहे थे हम ऊपर हाफ कोमेन बाय 2, उसके लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी 4। अरे गामा 2 में काई स्क्वायर 4 बन गया ना, ये तो x काई स्क्वायर 4 का पीडीएफ देखो, यही है शायद, तुम काई स्क्वायर 4 का पीडीएफ निकालो, यही है, चेक करो एक बारी। अरे डायरेक्टली नहीं आएगा, लेकिन 4 की कमी पड़ेगी वहां पे, सिंपलीफाई करते हुए। वही कह रहा था ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना 4x वाला, ताकि वो हाफ कोमेन बाय 2 में कन्वर्ट हो। हाँ वो 4 टाइम्स करना पड़ेगा, 4x इज मोर देन 4c, 4x का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ यस सर, तो वो 1/4 यहां से आएगा जब कोएफिशिएंट एडजस्ट करेंगे। हाँ सही सही, तो डायरेक्ट कैसे बोल पा रहे हो? हाँ ये आप डायरेक्ट कैसे बोल पा रहे हो? ये यहाँ 1/4 है ना, 1/4 हर ऑप्शन में है, इसका मतलब ये तो 1/4। हाँ पहला वाला स्टेटमेंट पूछा मैं आपसे,
कि आपने राइट एस नॉट को रख दिया, फिर आपको डिसाइड किया कि कौन सा होगा। नहीं तो उसमें क्या होता है एक्चुअली, ये अल्फा है ना, तो अल्फा का डेफिनेशन क्या है, अल्फा का डेफिनेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, राइट। तो जब एच नॉट ट्रू लेंगे हम उस केस में, तो मैं लैम्डा को 2 रख दूंगा, तो लैम्डा को मैं 2 रख दूंगा ना, ध्यान से जाएगा 4x e की पावर माइनस 2x, और ये कहीं ना कहीं तुम्हारा बनेगा है ना रिजेक्टिंग एच ना, तो वहां पे देखना पड़ेगा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मैं बोल रहा हूँ काई स्क्वायर 4 के पीडीएफ के साथ कंपेयर करो, तो उससे आ जाएगा लैम्डा को 2 रखे, वो मतलब वही कैलकुलेशन जो लिख के करता हूँ वो मैं थोड़ा मेंटली कर रहा था, वही चीज है और कुछ नहीं है। तो इसको करके देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऐसे पिछला अभी हमने सी फाइंड किया, ये वही वाला क्वेश्चन ये भी है कि जो था ना log x1 प्लस log x2 मोर देन सी वाला जो क्वेश्चन था, तो वहाँ सी निकाला हमने, सेम क्वेश्चन ये भी है, वही सी यहाँ भी निकालना सेम तरीके से। तो वहां मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, क्यों, क्योंकि log x1 था log x2 था, तो उसको काई स्क्वायर बदलना था, तो -2 से मल्टीप्लाई किया मैंने। तो यहाँ भी काई स्क्वायर बदलने के लिए मुझे लग रहा है तुम्हें वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कुछ। देखो तो पहली बात तो ये बताओ, अगर मैं गामा ये लिखता हूँ इस फॉर्म में, बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा एक्स की पावर अल्फा -1 ई की पावर माइनस बीटा एक्स, सो इसमें अगर अल्फा को 2 रखूं और बीटा की जगह लैम्बडा रखूं तो वो बनेगा, राइट, ओके है ना। तो बीटा को लैम्बडा रखूं और अल्फा को 2 रखूं तो फाइन है, ठीक है। तो मतलब ये जो मेरा पॉपुलेशन एक्स है, ये गामा 2 लैम्बडा है अभी, ओके है। अब मुझे पूछा है कि देखो क्रिटिकल रीजन हम निकालेंगे नहीं, दे रखा है तो निकालने की जरूरत है नहीं, सीधा अल्फा से स्टार्ट करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो अल्फा इज प्रोबेबिलिटी, हमें दे रखा है x मोर देन सी गिवन लैम्डा इज 2, तो यहाँ लैम्डा को 2 रख दो, तो ये गामा 2 हो जाएगा। अब तो इस केस में x जो है मेरे पास अब अंडर एच नॉट, ये गामा 2 हो गया अंडर एच नॉट, और काइस को इस वाले फॉर्म में, अच्छा एक मिनट, इस वाले गामा के हिसाब से काई स्क्वायर n क्या बनता है, इस वाले गामा के हिसाब से गामा n/2 गामा 1/2, हाँ, तो इसके हिसाब से बनेगा n/2 1/2, और वही नहीं है यहाँ पे, अभी जो है गामा 2 है इसी पीडीएफ के हिसाब से, लेकिन काई स्क्वायर 4 बनने के लिए गामा n/2 1/2 होना चाहिए, मतलब काई स्क्वायर 4 होने के लिए इसको बनना पड़ेगा गामा कितना 4 है, तो उसमें n की जगह कितना लिखूं 2 1/2, ये दोनों अलग अलग है क्योंकि मैं सेम पीडीएफ के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है, अभी ये गामा 2 काई स्क्वायर 4 नहीं है, चेक करो, इसमें 2 रख के देखो, मतलब इसमें 2 रख दो, तो हटो बीटा 2 रख दो, तो तुम काई स्क्वायर एन का पीडीएफ पता है ना सबको। अच्छा एक काम करते हैं, रुको, पीडीएफ ऑफ काई स्क्वायर एन, तो ये सब लोग जानते हैं 1 गामा n/2 2 की पावर n/2 x की पावर n/2 -1 e की पावर कितना -x/2, फाइन, ये गामा n का पीडीएफ है। अब इसमें n को जरा 4 रखो आप लोग, सो गामा 4/2 गामा 2 1 2 की पावर 2 1/4 x की पावर 1 e की पावर -x/2, क्या ये पीडीएफ ये है लैम्डा को 2 रखने के बाद, इसमें लैम्डा को 2 रख दूं तो क्या लैम्डा 2 रखने के बाद मेरा पीडीएफ क्या बन रहा है, ये बन रहा है 4x e की पावर -2x। तो इनिशियली बच्चों को ये लग सकता है, मुझे भी शुरू में लग रहा था कि काई स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, लेकिन काई स्क्वायर 4 का पीडीएफ ये है, क्या है, पावर में हमेशा -x/2 ही रहेगा, यहाँ तो पावर में e की पावर -2x है, काई स्क्वायर n में है ना, यहाँ तुम्हारे पास बीटा की जगह 1/2 ही रहेगा, तो ये तो हमेशा काई स्क्वायर n में पक्का है कि e की पावर -x/2 ही होगा। अब सोचो, तो यहाँ तुम्हें x/2 लाने के लिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, मतलब मान लो y/2 लाना है तुम्हें e की पावर में, तो y को क्या रखना पड़ेगा
समझ आ रहा है? ये -2x है और इसको मुझे -y/2 बनाना है, तो y क्या रखूं? x को y/4, तो y बराबर 4x। तो वही मैं भी कह रहा था। देखो तो अब क्या होगा, मैं क्या करूंगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4x मोर देन 4c when लैम्डा इज 2। तो जब लैम्डा 2 रख रहे हो तुम्हारा पीडीएफ ये है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, y एक नया रैंडम वेरिएबल ले रहा हूँ 4x, y मेरा एक नया रैंडम वेरिएबल क्या है 4x। अब y का पीडीएफ निकालो, तो तुम जब y का पीडीएफ निकालोगे ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके, है ना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वहां पढ़ा था वो यहाँ यूज करना है। तो 4x का पीडीएफ निकालो तो y को 4x रख दो, तो ये यही बनेगा, ये बनेगा 1/4 y e की पावर माइनस y/2। ये बन के आएगा किसकी, y की पीडीएफ, y बराबर 4x है ना, तो पीडीएफ आएगी 1/4 y e की पावर माइनस y/2। मैं वही कह रहा हूँ कि दिस 4x इज y इज नथिंग बट chi² 4 मोर देन इक्वल टू या मोर देन जस्ट 4c एंड दिस इज अल्फा। तो अब तुम नोटेशन याद करो, नोटेशन के हिसाब से c आ जाएगा। जिन लोग हवा नहीं लग रहा पूछो भाई। है ना, तुम लोग 4x की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि मुझे ऑप्शंस में chi² बनाना है। तो मेरे पास chi² n था, तो मैं n को 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं, कुछ भी रख के देखो ये कभी ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पावर है माइनस लैम्डा x है और h0 में लैम्डा 2 है, तो ये कभी तो बनाएगा नहीं, chi² बनेगा ही नहीं। तो chi² बनाने के लिए मुझे सोचना है कि ऐसा पीडीएफ कब बनेगा, तो y को 4x ले लूंगा, और वो हिंट ऑप्शन भी दे रहा है, हर ऑप्शन में 1/4 है, तो वो हिंट क्वेश्चन भी दे रहा है कि y को 4x लो। तो अब ये कहने का मेरा मतलब ये हो गया कि अल्फा इज प्रोबेबिलिटी, दिस इज chi² 4, एंड जो नोटेशन मैं यूज करता हूं उसके हिसाब से chi² 4 कॉमा अगर मैं अल्फा लिख रहा हूं मान लो, तो इधर अल्फा इधर माइनस अल्फा है, राइट। तो मुझे अल्फा चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, तो 4c की वैल्यू मेरा ये आई, क्योंकि chi² 4 में इस नंबर से आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है, वही मुझे अल्फा चाहिए। तो मींस दैट 4c इज नथिंग बट दिस। सो मेरा मतलब ये हो गया कि दैट 4 टाइम्स c इज chi² 4 कॉमा अल्फा, एंड दैट मींस c इज 1/4 chi² 4 अल्फा। इस तरीके से ठीक है, देख लो, कोई डाउट पूछो एक बारी। तो जैसे वहां -2 से हाँ हाँ जैसे सर पे पीएमएफ लिख के फिर चेक कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, एमजीएफ से भी तो हो जाता है ना डायरेक्ट, अगर जैसे हम जो भी टर्म x के साथ मल्टीप्लाई करते हो अल्टीमेटली t के साथ मल्टीप्लाई होती है, राइट, उससे भी बिल्कुल उससे भी कर सकते हैं बात, वही आप एमजीएफ से भी डिसाइड कर सकते हैं। 4x का जो एमजीएफ आएगा वो ठीक है 40 हो जाएगा उसमें ना, कुछ वैसा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 22 ठीक है। सर एक बार हाँ एक मिनट, सर 19 बस डिस्कस करना मत, मैंने कर लिया, एक बार कुछ पूछता हूँ। अभी जो लोग है ना शुरू में दिक्कत आ रहा था, अब एक बार फिर से पूरा असाइनमेंट सॉल्व करो। 3 असाइनमेंट भेजा हुआ है ना, तीनों जल्दी जल्दी निपटाओ, तो फिर पीवाई को भी शुरू करेंगे तो सारे पीवाई को भी दोबारा आएगा। तो अभी मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर, आप बोल रहे हैं सर 19 देख लो एक बार, 19 पे। आप करना मत, एक बार मेरे को कुछ पूछना नहीं आता। जैसे इसमें दोनों वही है कि कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट है, तो आपने जो लिखवाया था कि ऊपर मैक्स लेना है अंडर h0 और नीचे mle, एंड उसके बाद फिर एक रीजन आएगा। फिर ये कह रहा है सर बेसिकली इसमें जो है mle वो x1 होगा मिनिमम बेसिकली, तो उसके बाद प्रोसीड करना पड़ेगा। देखो मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, मैं बताया तो ट्रिक इस तरह क्वेश्चन में, जब कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट हो, एक थ्योरम है कि अरे यार चलो बेसिकली मैं पूछ इसलिए रहा था कि लेंथ भी बहुत बढ़ रहा है, मतलब नहीं तुम्हें क्या करना है, तुम इसके लिए वही काम करो जो तुम
इसके लिए करते हो, ये एक रिजल्ट है। तो तुम्हें इसके लिए तुम्हें पता ही है ना क्या करना है। न्यूमरेटर में तुम 1 रखोगे और डिनोमिनेटर में x बार रखोगे, यही करते हो ना। यू डू द सेम थिंग। एक रिजल्ट है कि इसके लिए क्रिटिकल रीजन वही मिलेगा जो इसके लिए मिलेगा, क्योंकि मैक्स वैल्यू उसी की वैसे भी वही होगी ना। हाँ 1 आ जाएगी। तो H0 ये तुम्हारा H0 है और ये H0 है, तो इसके लिए जो आएगा वही इसके लिए क्रिटिकल रीजन आएगा। और यहाँ तो कंपोजिट है तो डिनोमिनेटर में तो पूरा पैरामीटर स्पेस आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एमएलई आता सर है। इस केस में क्या है, x बार नहीं होगा, x1 होगा। हाँ जो भी आता है पता नहीं मुझे, हाँ वो एमएलई, इसका एमएलई जो भी आएगा, हाँ सॉरी, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आएगा ना। अच्छा म्यू लेस देन एच एक्स आई तो ले x1, हाँ वही जो भी ना फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स यूज करना। एमएलई मतलब यूज करना होता है डिनोमिनेटर में, जो हमने लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट में डिस्कस किए थे कि डिनोमिनेटर में एमएलई। तो इसके लिए जब दिस वर्सेस, तो यहाँ जब तुम्हारा जब भी H0 में कंपोजिट आ रहा हो तो यहाँ पे जो वैल्यू है म्यू इज इक्वल टू 1 के लिए करो, ये आंसर सेम देगा। तो ये भी एक रिजल्ट है, वहाँ पे आ जाता है। तो क्रिटिकल रीजन सेम ही आएगा। नेक्स्ट 22, हाँ 22 ये कह रहा है कि कंसीडर नॉर्मल पॉपुलेशन विथ अननोन मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर 9 है, तो वेरिएंस नोन है 9, ठीक। अब आपको बोल रहा है कि H0 जहां म्यू 0 है, H1 जहां म्यू 0 नहीं है, और रैंडम सैंपल ऑफ साइज 100 इज टेकन बेस्ड ऑन द सैंपल द टेस्ट ऑफ द फॉर्म दिस रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो रिजेक्शन रीजन तुम्हारा कितना है, 5% है। तो देखो, तो एक रिजेक्शन रीजन होता है, एक एक्सेप्टेंस रीजन है, तो वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंटरवल देगा वही वाला। तो यहाँ क्या है, x बार मोर देन इक्वल टू k है ना। देखो ये इजी क्वेश्चन है ऐसे तो इसमें क्या है एक्चुअली, तुम्हें क्या करना है, पहले तो बताओ तुम्हारे पास जो पॉपुलेशन है नॉर्मल म्यू कॉमा 9 है, तो इसका क्रिटिकल रीजन क्या आता है। हालांकि दे रखा है इसने कि मॉड x बार जो आएगा है ना, एक मोड इक्वल टू सिंपलीफाई कर लो, तो x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट 10। तो इसको भी हमने ये डिराइव किया था ना, हमने डिराइव किया था ना, तो ये आया था z अल्फा बाई 2 आया था साइज अल्फा में। यस सर, ये हो आया था, वही बात है। तो उसको ओपन करोगे, इसको सिंपलीफाई करके ऐसे ही कुछ आ जाएगा। तो ठीक है ना, इसको मतलब इसको मैं सिंपलीफाई करके ऐसा बना सकता हूँ, इजी मॉड खोलूंगा ना तो वैसे ही आ जाएगा, तो नया कांस्टेंट टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिड्यूस होकर यही बनेगा, ये जो रिड्यूस होकर ऐसा हम बना सकते हैं। तो ये हमने भी डिराइव किया था कि ये साइज अल्फा का रिजेक्शन रीजन मतलब क्रिटिकल रीजन है। तो तुम्हें क्या लगता है उसमें वो क्या होगा, तो इसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, x बार माइनस म्यू 3 बाई रूट n लेस देन z अल्फा बाई 2। ये निकालो जरा क्या आएगा। सर वो k का वैल्यू आ गया 0.588, उसके बाद क्या करना है वो नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा k की वैल्यू आ गई 0.588, तो वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, x म्यू की वैल्यू यहाँ से तुम अगर निकालोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या आता है, वही यूज करो ना। x बार म्यू के लिए क्या था फॉर्मूला कॉन्फिडेंस लेवल का, फॉर्मूला याद करो, हाँ माइनस सिग्मा बाई रूट n z अल्फा बाई 2 टू x बार प्लस सिग्मा बाई रूट n z अल्फा बाई 2 करो, ये आंसर आ जाएगा इससे। तो सारा वैल्यू दे रखा है ना, दिया है कि नहीं, देखो क्या क्या नहीं दिया है तुम्हें। ओके पुट करो वैल्यू इसकी, तो यहाँ z अल्फा बाई 2 तुम्हें दिया होगा फर्स्ट पेज पे, सिग्मा 3 दे रखा है, n 100 है, क्या बनेगा देखो जरा, x बार माइनस सिग्मा है 3 बाई 10 z अल्फा बाई 2 निकालो जरा, मतलब दे रखा होगा इस जिस ईयर का है पहले पेज पे। तो z अल्फा बाई तुम्हारा अल्फा बाई 2 है क्या, यहाँ तुम्हारा 1 माइनस अल्फा 95% है ना, तो अल्फा है 5%, तो अल्फा बाई 2 होगा 2.5%, 0.05 है 0.025 है ना, तो z 0.025 ये चेक करो फर्स्ट पेज पे उस एग्जाम के पेपर में जाके। सही शायद 1.6 समथिंग है।
1.64 हो सकता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा 1.64 से x बार प्लस 3/10 इंटू 1.64, ओके। तो कितना है ये आएगा x बार माइनस, थोड़ा सिंप्लीफाई करो जरा, कैलकुलेशन करो। सर इसमें ये रखा है, x1 को तो 0 लेंगे ना, हाँ x1 0 लेंगे, टेस्ट है अंडर एच नॉट लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ठीक है अभी देखते हैं। तो पहले क्या आएगा, सिंप्लीफाई होकर बताओ क्या आंसर आ रहा है। 0.492 इनटू ये वाला कर 0.492 से x बार प्लस 0.492 ये है। अच्छा x बार 0 नहीं जरूरी, और x बार एग्जैक्टली 0 होगा, वो अंडर एच नॉट होगा ना, एस्टिमेट करेंगे तो, अदरवाइज। तो पूछ रहा है कौन सा आंसर सही हो सकता है। अब जरा तुम कंपेयर करो ए ऑप्शन के साथ, x बार क्या बनेगा। सर ए से तो मुश्किल लग रहा है, A से। हर ऑप्शन के साथ कंपेयर करो जरा। ए नहीं हो सकता, x बार कॉमन आ रहा है, 2 आउट हो जाएगा इससे, x बार तो कॉमन होना चाहिए ना, तो 2 ऑप्शन इससे आउट हो जाएगा। डी हो सकता है, एक सेकंड देखना, 0.588। मैं बोल रहा हूँ दिस इज इक्वल टू फर्स्ट पॉइंट, दिस इज इक्वल टू सेकंड पॉइंट। पहले ये डिसाइड कर लो कि इसमें 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जो सुटेबल बन रहे होंगे, 2 ऑप्शन आउट हो जाएंगे, x बार कॉमन नहीं आएगा। समझ पा रहे क्या कह रहा हूँ, कंपेयर करो। जैसे दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, बताओ x बार क्या आया, कॉमन आ रहा है कि नहीं। हाँ उसको पुट करो जरा। नहीं सर कॉमन नहीं आ रहा है। तो वो आउट हो गया। वो तो देखो किस किस में कॉमन आ रहा है, किस किस में कॉमन आ रहा है। सर सी में आ रहा है गेस, ओके, और थोड़ा सा देख लेते हैं। सर सी में भी कॉमन नहीं आ रहा है। इसमें नहीं आ रहा, किसी एक में तो आएगा, चेक करो। हाँ सी में भी तो कॉमन नहीं आ रहा है। तो कॉमन नहीं पर इंटरसेक्शंस आ जाए, मतलब इंटरवल में लाइक करता है। अच्छा सबसेट आ रहा है, हाँ लेकिन एक मिनट, ये तो स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल है ना, तो इससे ज्यादा लेंथ का पॉसिबल है नहीं। और हाँ बी में चेक करो, बी में सर लेंथ के अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा। लेंथ, एक मिनट, हाँ लेंथ देख लो, बाद में दिक्कत है ना। तो अगर तुम लेंथ चेक करो, इसका लेंथ कितना इंटरवल का, सो इसका लेंथ जरा फाइंड करो। 492 का डबल है ना, 9 ओके। तो ये स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल है ना, बाकी का लेंथ निकालो जरा। बाकी शायद मैच नहीं हो रहा है कोई भी। नहीं होगा कोई, तो इससे एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना पहले, किसकी, के क्रिटिकल रीजन पे देखना पड़ेगा कहाँ से हम लोग रिजेक्ट करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो पॉइंट तुम देखना चाहो तो मैंने तो ये फॉर्मूला से कर दिया। 0.588। नहीं तो पहली बात ये है कि ये वैल्यू तुम्हें पहले वेरीफाई करना पड़ेगा, ये ट्री गेस किया हमने,
पहले तो ये देखना पड़ेगा ना, वरना बाकी चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो पहले तो ये वेरीफाई करना, उस पेपर देखना पड़ेगा क्या है। रुको देखता हूँ, तो ये किस पेपर का है, 2015 का है ना, तो 15 का पेपर ओपन करके देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू क्या है, वरना गड़बड़ होगा। तो इसमें टाइम चला जाएगा। सुबह चेक करके आना, कल फिर पूछना, कल क्लास है ना, अभी दूसरा बताओ कोई पेपर चेक करना, कल मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर मैं कल इसको कराता हूँ। तो अभी एक बार चेक करना, कल इसको मैं कराता हूँ, दोबारा पूछना। अभी आगे बताओ जिन लोगों ने किया है। वो सर 1.96 ही रहेगा। हाँ वो थोड़ा वहाँ मिस्टेक हुआ इसलिए दिक्कत हो रहा है, तो कल करते हैं। और अगला बताओ नेक्स्ट इसमें। 33। तो एक तो 22 है, ठीक है मैं ट्राई करता हूँ 15 का, और 33। इसमें बस ये बता दीजिए, ये C1 हाँ C2 greater than C1 ये देने का क्या मतलब है? मतलब आंसर आ गया है, C2 greater than C1, इससे इंटरप्रेट क्या किया जा सकता है? नहीं मतलब वो दो नंबर है, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि जैसे होता है इंटरवल लिखते हैं, ए से बी इंटरवल है, तो वहाँ बता रखा होता है कि ए लेस देन बी होगा, थोड़ा समझ के लिए, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो ना। जैसे मान लो यहाँ पे, अब ये तो ऑब्वियस है ना, क्योंकि अब देखो यहाँ से भी दिख रहा है C2 मोर देन C1 है। अब ये नहीं लिखेगा तुम्हें हो सकता है लग सकता उल्टा तो नहीं है, जैसे यहीं पे देखो, अब अगर ये क्लियर नहीं किया कौन छोटा कौन बड़ा कैसे डिसाइड करोगे, तो ये C1 छोटा है ना, तो समेसन वाई C1 से छोटा या C2 से बड़ा, वो रिजेक्शन रीजन होगा, तो इसलिए वो क्लियर किया है तुम्हें। मतलब ये ग्राफ के पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि उसके पहले रिजेक्ट करेंगे उसके बाद? नहीं, C1 C2 दोनों क्रिटिकल पॉइंट हैं एक्चुअली, है ना। जैसे जनरली हमारा Z में क्या आता है, माइनस Z अल्फा बाई 2 और Z अल्फा बाई 2, जैसे वो हो गया टू साइड टेस्ट में। तो यहाँ पे वही C1 C2, जैसे तुम्हारे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है, समेशन YI है, तो ये तुम्हें रिजेक्शन रीजन ही लिखना है ना। रिजेक्शन रीजन क्या है, जैसे मान लो जो भी है कि समेशन YI C1 C2 के बीच में है या वैसा है, इसमें क्या दिक्कत क्या है? हाँ क्रिटिकल रीजन तो वो D वाला है। हाँ, क्योंकि यहाँ से तुम log ले लोगे, log y बराबर xi आ जाएगा, log yi, तो तुम्हें xi के लिए ऑलरेडी आंसर पता है ना इसका, तो xi के लिए क्रिटिकल रीजन तुम्हें ऑलरेडी पता है, क्या पता है? वो C1 C2 के बीच में लाई करें। हाँ, जैसे नॉर्मल थीटा 1 है और सिंपल वर्सेस कंपोजिट है, तो ऊपर 1 नीचे x बार रखोगे, है ना, तो मतलब समहाउ आएगा x बार माइनस म्यू थीटा नॉट, mod x bar greater than k। ठीक है, mod x बार ग्रेटर देन k, ओके। तो mod x बार ग्रेटर देन k, अब mod x बार को तुम समेशन में ले आओ, तो समेशन xi ग्रेटर इक्वल टू k आ जाएगी, हाँ ऐसे है। वही ना। और mod में समेशन xi ग्रेटर इक्वल टू k हो गई, और तुम्हारे यहाँ से xi की वैल्यू क्या आएगी? log of y yi। हाँ, तो वही यूज कर लो। तो यहाँ ये डेटा वेरीफाई करना, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो जब तुम्हारा आ रहा है कि तुम्हारा जैसे आ रहा है mod x बार ग्रेटर इक्वल टू k, मतलब समेशन xi ग्रेटर इक्वल टू k का mod, समेशन xi क्या है तुम्हारा, log yi है ना, दिस मोर देन इक्वल टू सम k। इसको खोलो जरा, क्या होगा ये k से बड़ा और k से माइनस k से छोटा, तो समेशन log yi दिस इज मोर देन इक्वल टू k और लेस देन इक्वल टू माइनस के, है ना, तो लेस देन इक्वल टू माइनस के और समेशन xi मोर देन इक्वल टू k, यही है ना। यही k C1 C2 है क्या? हाँ, ये तुम्हारा C1 है, ये तुम्हारा C2 है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो क्वेश्चन में बताया नहीं है ना। अच्छा, xi को log y रख दो, हाँ वही कहना चाह रहा है कि फॉर सम C1 C2 ना, तो वही देखने के लिए इसने C1 इसका नाम दे दिया, C2 इसका नाम दे दिया, इस तरीके से। k कोई पॉजिटिव नंबर है तो ये ऑब्वियसली छोटा होगा, ये ज्यादा होगा, नेगेटिव है ना ये, तो माइनस के, इस तरीके से। सर हर एक अल्फा के लिए सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए मोस्ट पावरफुल टेस्ट यूज करता है। देखो, मोस्ट पावरफुल टेस्ट एक पर्टिकुलर अल्फा के लिए, अल्फा चेंज करोगे दूसरा टेस्ट आ जाएगा, तो जो हमने अभी तक फाइंड किया है जो भी मोस्ट पावरफुल टेस्ट है वो पर्टिकुलर अल्फा के लिए है। सर क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। हर अल्फा में नहीं, अल्फा चेंज होगा तो या मतलब 36, हाँ ये सर, हाँ क्वेश्चन ये भी ये देखना है। अच्छा, तो ये देखो एक्चुअली क्या है
मैं कह रहा हूँ एक अल्फा के लिए एक क्रिटिकल रीजन एग्जिस्ट करेगी, मोस्ट पावरफुल होगी, दूसरे अल्फा के लिए दूसरा क्रिटिकल रीजन एग्जिस्ट करेगी जो मोस्ट पावरफुल होगी। तो ठीक है ना, तो अल्फा जो भी तुम लोग, जब अल्फा मान लो 5% है तो उसके लिए एक मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन मिलेगा बाई न्यूमैन पियर्सन लेमा। अल्फा अगर 10% है तो उसके लिए मुझे एक मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन मिलेगा बाई न्यूमैन पियर्सन लेमा। तो अल्फा तुम कुछ भी दे दो उसके लिए एक टेस्ट तो मिल ही जाएगा मुझे। हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है? अच्छा ठीक। तो तुम्हें जो भी अल्फा दोगे उसके लिए मुझे मिल जाएगा। हर बार सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ये कह रहा हूँ कि हर अल्फा के लिए मुझे मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन मिलेगी, वो अलग अलग होंगे, हर डिफरेंट अल्फा के लिए डिफरेंट क्रिटिकल रीजन आएंगे, बट मिलेगा। ये कहना, वही कहना चाह रहा है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो वो करेगा। वो न्यूमैन पियर्सन लेमा का स्टेटमेंट है ये। सही 43 वाले